फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर कार्डिनल लर्निंग क्लासेस। तो फ्रेंड, जैसा कि हमारी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज लेक्चर 6 मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, जो कि इको सेंसिटिव जोन, और इसी के साथ एक चैप्टर को और ऐड कर दिया, एलिफेंट एंड टाइगर रिजर्व्स। तो फ्रेंड, 2 चैप्टर्स मैं यहाँ डिस्कस करूँगा, जो कि सारे अपकमिंग एग्जाम्स यूपीएससी, यूपी पीसीएस इंक्लूडिंग 1 दरोगा सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फॉरेस्टर एटसेट्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, फर्स्ट है हमारा इको सेंसिटिव जोन। ये क्या होते हैं फ्रेंड? कुछ नाम से नहीं लग रहा आपको? कुछ सेंसिटिविटी की बात कर रहा है, कुछ संवेदनशीलता की बात कर रहा है। इकोलॉजी से रिलेटेड, इकोलॉजी, सेंसिटिव संवेदनशील, और जोन एक एरिया, कोई ऐसा क्षेत्र जो इकोलॉजिकली संवेदनशील है। फ्रेंड, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये वो एरियाज होते हैं जो कि ट्रांजिशन जोन की तरह से एक्ट करते हैं। ट्रांजिशन जोन मतलब एक जोन है, एक कोर फॉरेस्ट एरिया है, उसके बाद ग्रासलैंड सपोज कीजिए आ गया, या मतलब कोई सिटी एरिया स्टार्ट हो गया, या कोई आपका विलेज एरिया स्टार्ट हो गया, जो मतलब ह्यूमन के हैबिटेट का एरिया। तो उनके बीच में कोई एक ट्रांजिशन तो एरिया होगा जहाँ पे फॉरेस्ट ख़त्म हो रहा होगा, और जहाँ से थोड़ा थोड़ा ह्यूमन हैबिटेट का एरिया स्टार्ट होना होगा, जहाँ पे हैबिटेशन दोनों का नहीं होगा, बहुत कम लोग देखने को मिलते होंगे। तो उस तरह के ट्रांजिशन जोन का इको सेंसिटिव जोन काम करता है। ये प्रोटेक्टेड एरियाज के अराउंड होता है। प्रोटेक्टेड एरियाज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंक्लूडिंग बर्ड सेंचुरीज एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, जो कि क्यों क्रिएट किए जाते हैं? बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और किससे प्रोटेक्ट करेंगे? एक्चुअली क्या होता है, जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स होते हैं ना, जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं बहुत सारे, मतलब जो गवर्नमेंट डेवलपमेंटल वर्क लीड करती है, या प्राइवेट सेक्टर में कोई डेवलपमेंट, तो उनमें क्या होता है, अक्सर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनके डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए खासकर गवर्नमेंट ध्यान देती है इन चीज़ों पे। तो इसलिए ये नेशनल पार्क और सेंचुरी एरिया डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, और उसी में इको सेंसिटिव जोन उसके 10 किलोमीटर के इर्द गिर्द के एरिया को रखा जाता है, जहाँ पे बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड, रेगुलेटेड वे में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। अब आप कहेंगे 10 किलोमीटर मैंने बताया वो आगे आ रहा है। अब देखिए, इको सेंसिटिव जोन जो है वो एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। शॉक एब्जॉर्बर समझ रहे हैं? जैसे जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ होती हैं ना, हार्मफुल एक्टिविटीज़ किसके द्वारा? ये जो ह्यूमन के द्वारा, जो मतलब जो डेवलपमेंट में काफ़ी चीज़ों का डिस्ट्रक्शन होता है, तो वो एक तरह से फॉरेस्ट और इकोलॉजी के लिए हार्मफुल एक्टिविटीज़ हो गई। तो उनसे ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन सबको बचाता है, रेस्ट्रिक्ट करके रखता है। शॉक मतलब जो कुछ भी इन पे मुसीबत आनी हो खुद ही झेल ले जाता है 10 किलोमीटर तक, मतलब यहाँ तक आना वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देता उसके इफेक्ट को। ठीक है फ्रेंड। अब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 2022 के मुताबिक जो है, इको सेंसिटिव जोन जो है वो 10 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो सकता है प्रोटेक्टेड एरियाज के। कभी कभी ये 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा एक्सीड कर जाता है। एक्चुअली 10 किलोमीटर वाला ये क्राइटेरिया रखा क्यों गया? ये इसीलिए रखा गया, मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कभी थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मोर और लेस 10 किलोमीटर, और ज़्यादा ही हो सकता है, कम तो नहीं होता है। इको सेंसिटिव जोन जो है वो डिक्लेयर किस एक्ट के तहत किए जाते हैं? ये EPA एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। ठीक है फ्रेंड, इसके तहत किए जाते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, उसमें कहीं भी इको सेंसिटिव जोन का जिक्र ही नहीं आता है, मतलब इसका कोई भी डिस्कशन नहीं है। फिर भी हम ये देखते हैं कि जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, उसका एक सेक्शन है, उसकी एक धारा है 3 क्लॉज 2
सब क्लॉज 5 में कुछ इको सेंसिटिव जोन से मिलती जुलती कैरेक्टरिस्टिक वाले चीज़ों को डिस्कस किया गया, उस तरह के एरिया का जिक्र किया गया है, उसी से हम लोग डिराइव कर लेते हैं, हमने नाम दे दिया इको सेंसिटिव। नेम एज सच कुछ मेंशन नहीं, इससे मिलती जुलती कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। तो पूछा जाए क्या ये मेंशनड है इको सेंसिटिव जोन के बारे में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में? तो बिल्कुल नहीं मेंशनड है। ठीक है, किस सेक्शन में कैरेक्टरिस्टिक्स मिलने वाला फीचर मिलता है? तो वो सेक्शन 3 क्लॉज 3 का क्लॉज 2 का सब क्लॉज 5। ठीक है, अब ये डिक्लेयर किया जाता है विच, हाँ, उसमें जो ये कैरेक्टरिस्टिक मिलने वाला जो एरिया का थोड़ा बहुत जिक्र है, उसको गवर्नमेंट जो है प्रोटेक्टेड एरिया के तौर पे डिक्लेयर कर सकती है, ऐसा ऐसा उसमें मेंशन है, बट नॉट इन द नेम ऑफ इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, अब क्या हुआ कि हाल ही फिलहाल में कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर भी आया था, जिसने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को ऑर्डर दिया था, आदेश दिया था कि डिक्लेयर कीजिए इको सेंसिटिव जोन 10 किलोमीटर के क्षेत्र में जो 21 नेशनल पार्क और वाइल्ड सेंचुरीज है, उसमें अपना साइट किया, जिनको थ्रेट थी कि उनकी इकोलॉजी डिस्टर्ब हो सकती है, कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ या डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा के। इसीलिए हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये फ्रेंड मैंने आपको शो की हैं कुछ सेंचुरीज। ठीक है, अब देखिए जो अब जो जैसा कि हम लोगों ने बात किया इको सेंसिटिव जोन के, तो उसमें हमने आपको बताया कि कुछ एक्टिविटीज़ जो है रेस्ट्रिक्टेड हैं, जो बिल्कुल मना है, जो कर ही नहीं सकते, कुछ रेगुलेटेड है, कुछ फेज में, मतलब जैसे वो कुछ गाइडलाइंस है उस तरह से करेंगे तो कर सकते हैं, अगर उसके बाहर जाएंगे तो नहीं कर सकते, और कुछ ऐसी हैं जो फ्रीली परमिटेड है। तो रेस्ट्रिक्टेड क्या है ये देख लेते हैं। जैसे कमर्शियल माइनिंग नहीं कर सकते, कोल की खादान होती हैं और खादानें होती हैं, माइनिंग वाइनिंग कुछ नहीं हो सकती है इन एरिया। इको सेंसिटिव जोन की बात कर रहा हूँ फ्रेंड, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, उनके इर्द गिर्द 10 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसकी बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ये रेस्ट्रिक्टेड है, माइनिंग नहीं हो सकती। सॉ मिल्स का यूज़ जैसे इनका रेस्ट्रिक्टेड है। सॉ मिल्स जानते हैं, जैसे वुड वगैरह लंबरिंग इन सबको जो काटने के लिए होता है, उससे चूँकि डस्ट वगैरह उनकी उड़ती है तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती हैं वहाँ के जो हैबिटेंट्स हैं। ठीक है, लार्ज सॉइंग मशीन होती है, मतलब लंबर या लॉग्स, जो बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े होते हैं, उनको ड्रेस करने के लिए, उनको काटने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ जो डस्ट प्रोड्यूस करें, बायोडाइवर्सिटी को हार्म पहुंचा सकती हैं, वो सब रेस्ट्रिक्टेड है। और वुड का कमर्शियल यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आप इको सेंसिटिव जोन में। बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप कहीं नेशनल पार्क या उससे नहीं, वहाँ तो बहुत कुछ रेस्ट्रिक्टेड है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोगों को पता है पिछले लेक्चर में। ये अब इको सेंसिटिव जोन, उसके इर्द गिर्द 10 किलोमीटर एरिया की बात हो रही। हाँ, पेड़ गिराए जा सकते हैं क्योंकि कुछ पेड़ हैं जिनकी तादाद बढ़ती जा रही, तो गवर्नमेंट उन्हें ऑब्जर्व करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसके अंतर्गत ये ऑब्जर्वेशन होता है। फिर देखते हैं, जैसे कुछ आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि फला जो एक बंदर की प्रजाति है उनको किल कर सकते हैं, या कुछ ऐसे, मतलब कुछ एनिमल्स को दे देती है जो हार्मफुल हो जाते हैं, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने लगते हैं, इकोलॉजी को अल्टीमेटली डिस्टर्ब करने लगते हैं, या ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगता है। तो इसी तरह से अब कोई पेड़ है वो अननेसेसरी ग्रो करता चला जा रहा है, और उसके वजह से जो और स्पीशीज़ हैं वो नहीं ग्रो कर, तो उनकी फेलिंग ऑफ ट्रीज, मतलब ये मैंने एग्जांपल दिया कि इसी टाइप की ट्रीज, क्योंकि ये हार्म नहीं पहुंचाएंगे बल्कि फ़ायदे के लिए होंगे, तो रेगुलेटेड होता है, ये कर सकते हैं, जिसको लेकिन सिग्निफाइड डेजिग्नेट करेगी गवर्नमेंट, MOEFCC। ऐसे नहीं है कि आपको लगा कि आप कोई इंडिविजुअल की मर्ज़ी से चल जाएगा। होटल्स और रिजॉर्ट
का इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है बहुत ही रेगुलेटेड सेंस में। जैसे उसने कह दिया इतनी मंजिल के, इतने कमरे वाले, इतनी डिस्टेंस पे ऐसे ऐसे बना सकते हैं। मतलब उसका देख सकते कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि होटल रिजॉर्ट के नाम पे इतना बड़ा लार्ज डेवलपमेंट करके बैठ जाए कि वहाँ की आसपास की पूरी इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाए। तो इस तरह से रहेगा, क्योंकि भाई जो विजिटर्स हैं वो आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं रुकेंगे ना, तो इको सेंसिटिव जोन के आसपास कुछ रेस्ट्रिक्टेड, मतलब कुछ रेगुलेटेड वे में परमिटेड होता है। ठीक है, वायरिंग का जैसे तार वार का ये कंस्ट्रक्शन बहुत लिमिटेड सेंस में कर सकते हैं जितना ज़रूरी है, और रोड की वाइडनिंग, रोड का चौड़ीकरण, वो भी एक लिमिटेड रेगुलेटेड सेंस में हो सकता है, क्योंकि वो ज़रूरी होता है, वहाँ तक पहुँचना भी तो ज़रूरी है। अब इनएक्सेसिबल रोड्स होंगी तो आप पता चला पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, तो निरीक्षण कैसे करेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ? तो जितना ज़रूरी उतना तो बनानी ही पड़ेगी ना रोड, तो वो ऐसे हो गया। अब परमिटेड क्या क्या है जिनको रेगुलेट भी नहीं किया, वो तो आप कर सकते हैं आराम से। जैसे ऑन गोइंग वहाँ पे कुछ एग्रीकल्चरल या हॉर्टिकल्चरल एक्टिविटीज़ चल रही थी पहले से, उसके EESZ डिक्लेयर होने से पहले, तो उनको नहीं रजिस्ट्री, उनको बिल्कुल वैसे ही चलने देंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी को हार्वेस्ट करना, रेन वाटर को, ये भी परमिटेड है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि इनसे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता है इकोलॉजी को, तो ये सब अल्टीमेटली बेनिफिशियल है, तो ये सब परमिटेड है। अब देखिए इसी के साथ साथ जब इको सेंसिटिव जोन की बात कर रहे हैं तो कुछ स्पेसिफिक इको सेंसिटिव जोन को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कि वेस्टर्न घाट का इंडिया के पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा जिक्र आता है। ये 1600 किलोमीटर की लेंथ में फैला हुआ है, और आपको दोस्तों पता है गवर्नमेंट ने इसका 56,885 स्क्वायर किलोमीटर एरिया की बात कर रहा हूँ, जिसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है। ठीक है, ये 6 स्टेट्स में, 6 स्टेट्स आपको बता दें। देखिए ऐसे शुरू होता है, तमिलनाडु आप देख रहे हैं यहाँ से आता है और केरल से टच करते हुए गुजरात तक ये पूरी बेल्ट ले जाता है, जो साउथ वेस्ट इंडिया आप कह सकते हैं। ठीक है, साउथ इंडिया का साउथ वेस्ट पार्ट, तमिलनाडु हो इसमें इंक्लूडेड है, फिर बगल वाला केरल, क्योंकि तमिलनाडु और केरल के जो दोनों बॉर्डर शेयरिंग एरिया है ना, नीलगिरी वगैरह, वो सब वेस्टर्न घाट में आ जाता है। तो तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, उसके बाद आप ऊपर, केरल से ऊपर आपको कौन सा मिलेगा? कर्नाटका मिलेगा। कर्नाटका के बाद आपको कौन सा मिलेगा? गोवा मिलेगा। गोवा के बाद ये मालाबार ये रीजन होता है, फिर आपने ऊपर पढ़ा होगा, इस तरह से आपने पढ़ा ही है। गोवा के ऊपर आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के ऊपर गुजरात, तो ये गुजरात तक बेल्ट एक्सटेंड करती है। अब इसमें क्या है, वेस्टर्न घाट में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं, और इसको हाँ, वेस्टर्न घाट जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूडेड है, और वर्ल्ड के 8 हॉट स्पॉट डेजिग्नेट किए गए हैं, जिनमें से एक हॉट स्पॉट आपका वेस्टर्न घाट भी। कितनी बड़ी अचीवमेंट है एक तरह से भारत के लिए, कितनी बड़ी उपलब्धि है भारत की भूमि के लिए। तो बनेरघट्टा इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, ESZ की बात करेंगे। ये बनेरघट्टा ESZ जो है 1974 में नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था। कहाँ पे है बनेरघट्टा? ये बेंगलुरु में। 2002 में इसे बायोलॉजिकल रिजर्व डिक्लेयर किया गया। ये पूछ लेता है इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि जिनके बारे में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी है, ऐसे नहीं दे दी है कि कुछ भी उठा के, मैंने सिर्फ वही दिया है जो UPSC, UP PCS, MP PCS, BPSC, कोई भी स्टेट PCS एग्ज़ाम उठा लीजिए, UPSC का एग्ज़ाम उठा लीजिए, वन दरोगा, फॉरेस्टर, कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, IFS, सब में इस तरह के फैक्ट्स पूछे जाते हैं, इसीलिए हर एक फैक्ट को ध्यान देना है। मैंने कुछ भी उठा के कट, ये कोई ऐसा नहीं कि यहाँ से सब कुछ ऐसे लिख दिया है, मतलब हर एक चीज़ के पीछे रीज़न है, वो हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए टाइम नहीं ख़राब करते। तो 2002 में इसको बायोलॉजिकल रिजर्व डिक्लेयर किया गया। किसको? बनेरघट्टा ESZ पूछ लेगा कब बायोलॉजिकल रिजर्व डिक्लेयर किया गया? 2002 में। नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया? 1974 में। अब देखिए 268.96 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है ESZ इसका डिक्लेयर किया गया। अगला देखते हैं, माधव गडगिल पैनल, इसका बड़ा जिक्र होता है।
जब भी वेस्टर्न घाट की बात आती है इस पैनल की बात ज़रूर आती है। एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट ने एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया था जिसको माधव गडगिल जी ने हेड किया था, क्लासीफाई करने के लिए वेस्टर्न घाट को ESZ के तौर पे, क्योंकि इकोलॉजी को प्रिजर्व करने का कंसर्न उठने लगा बहुत ज़्यादा। तो इसलिए गवर्नमेंट तक जब ये बात पहुंची तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ऐसे तो पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट ESZ डिक्लेयर कर नहीं सकते हैं, इसको एक पैनल गठित करते हैं जो इस पर पूरी साइंटिफिक स्टडी करेगा, उसके बाद रिपोर्ट देगा कि इसके किस पोर्शन को किस लेवल तक कंजर्व करना चाहिए, कैसे कैसे कंजर्व, क्योंकि वहाँ पे हैबिटेंट्स भी हैं ना कर्नाटका के, जो वहाँ पे लॉन्ग टर्म से एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक तमाम तरह की एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हैं। अचानक से आप किसी का हैबिटेशन नहीं छीन सकते, लेकिन कंजर्वेशन भी इकोलॉजिकली देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है, उसको भी करना है। तो बैलेंस बनाने की ज़रूरत थी, इसीलिए इसकी साइंटिफिक स्टडी के लिए पैनल बनाया। कौन सा? माधव गडगिल पैनल। अब क्लासिफिकेशन को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इसका जो इस एरिया को 142 तालुकाज में क्लासीफाई किया गया और ESZ 1, 2, 3 में क्लासीफाई किया गया। और क्या सजेस्ट किया माधव गडगिल पैनल ने 3 ESZ में 142 तालुकाज को? कहा कि जो ESZ 1 और 2 है ना, इको सेंसिटिव जोन 1 और 2, उसमें माइनिंग ऑपरेशन नहीं कर सकते। अब वेस्टर्न घाट तो भाई फैला है तमिलनाडु, केरल से लेकर गुजरात तक, तो कहाँ के ESZ 1 और 2? गोवा के। एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के लिए उसे होल्ड पे रखा जाएगा। जब एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस गवर्नमेंट से मिल जाएगा तब वहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं। फिर ESZ 1 में लार्ज डैम्स का कंस्ट्रक्शन बैन कर दिया कि बड़े बड़े डैम्स नहीं आप बना सकते, खासकर इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन 1 में, जिसका इशू आपने केरला में जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, वहाँ 2 बिल्डिंग्स बन गई थी, तो कहा इनको डिमोलिश कर दिया जाए क्योंकि ESZ 1 या 2 में वो लाई करती थी। तो ESZ 1 और 2 जैसे पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज नहीं होती, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हो गए, इस तरह की पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज ESZ 1 और 2 में तो बिल्कुल भी नहीं लगाई जा सकती। फिर ESZ डेवलपमेंट के लिए जो डेवलपमेंट के लिए क्या इम्पोर्टेंट बना दिया कि ग्राम सभा, जो लोकल लोगों का, गांव के लोग जो बसे हैं, उस ग्राम सभा की जो मेंबर है, ग्राम सभा की कंसेंट ज़रूरी है। अगर पूरी ग्राम सभा मंजूरी दे रही है तभी वहाँ पे कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी ली जाएगी, की जाएगी, अदरवाइज नहीं की जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद जो है वेस्टर्न घाट इकोलॉजी अथॉरिटी, एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसको अधिकार दिए जाएंगे, वो वेस्टर्न घाट इकोलॉजी अथॉरिटी होगी स्पेसिफिकली, वो क्रिएट की जाएगी और उसे एम्पावर किया जाएगा किसके तहत? क्लाइमेट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद माधव गडगिल पे बात नहीं रुकी, बात आगे बढ़ी, लोगों ने विरोध किया, तमाम प्रोटेस्ट और तमाम ये सब चीज़ें कि भैया ये सब नहीं मानना है, और फलाना है, ढिमाका है, झंझट चलने लगे। तो फिर गवर्नमेंट ने सोचा अरे ये तो इतनी आसानी से ये रिपोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने कहा भैया एक और पैनल बनाओ और उससे कहो भैया तुम स्टडी करो। तो कस्तूरी रंगन जी का रिपोर्ट आई वेस्टर्न घाट पे, इनका पैनल बनाया गया। इनकी खासियत ये थी कि इन्होंने सिर्फ 37% एरिया वेस्टर्न घाट का इको सेंसिटिव जोन इन्होंने इतना कम कर दिया। कहाँ एक पैनल माधव गडगिल पूरा 100% को ESZ 1, 2, 3 में तो ब्रेक कर रहा था, और ये तो सिर्फ 37% एरिया को ही इको सेंसिटिव जोन मिला। इन्होंने कहा बाकी जितना भी वो 63% एरिया है उसको बाहर ही रख दिया इन्होंने। और इन्होंने कहा कि जैसे माइनिंग है, क्वेरिंग है, रेड कैटेगरी इंडस्ट्री, मतलब जो हार्मफुल केमिकल वाली इंडस्ट्री, रेड कैटेगरी, इनको कंप्लीट बैन होगा। और थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, इन सब का इस्टेब्लिशमेंट और थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कुछ थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी नहीं लगा सकते। चलो माइनिंग, क्वेरिंग, रेड कैटेगरी
इंडस्ट्री तो समझ रहे हैं, लेकिन थर्मल पावर प्रोजेक्ट पे भी रोक लगा दी। ठीक है, अब 39 साइट्स जो हैं वो वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है। कितनी, इन्होंने बताया कि 39 साइट्स हैं। और वो कहाँ कहाँ है, किस किस स्टेट में, ये भी बता दिया। 6 में से इन्होंने 4 स्टेट का बताया। केरला में 19 है, कर्नाटका में 10 है, तमिलनाडु में 6, महाराष्ट्र में 4 है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना नहीं पूछा जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स देख लेते हैं। जैसे कि एक ये वन लाइनर, देखिए वन लाइनर्स आर एक्चुअली एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, और इतने कम टाइम में, जैसे यूपीएससी का 28 मई को एग्ज़ाम है, और यूपीपीसीएस का 14 मई को एग्ज़ाम है, और उससे पहले फॉरेस्टर का एग्ज़ाम जो कि बंदरोगा भी बोला जाता है, उसका एग्ज़ाम 30 है। अब इतने कम टाइम में 3-3 4-4 एग्ज़ाम है, और एनवायरनमेंट एक बड़ा रोल प्ले करता है, एनवायरनमेंट सब्जेक्ट, ऐसे में पूरा एमसीक्यू बेस देना आपके लिए पॉसिबल नहीं। तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला एमसीक्यू जिससे क्वेश्चन बनने की मतलब 99.99% पॉसिबिलिटी होती है, तो वो को मैं डायरेक्ट वन लाइनर में ले आया हूँ। ठीक है, आगे भी इसी तरह से मैं लेक्चर्स में लाऊंगा। ठीक है, तो क्या करेक्ट सीक्वेंस है डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ बायोस्फीयर। तो देखिए, सबसे पहले, ये मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आता है, इंडिविजुअल जिसे बोलते हैं, फिर उनकी खूब ढेर सारी इकट्ठा हो गए तो पॉपुलेशन बन गई, फिर कम्युनिटी हो गया, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोम, फिर बायोस्फीयर। सारे लिविंग बीइंग और फिजिकल एनवायरनमेंट को मिला के बायोस्फीयर। इसको बहुत अच्छे से डिटेल में, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको सब पता है, इसलिए यहाँ टाइम नहीं ख़राब करना एक एक चीज़ को डिस्कस करके। नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर मेरा देखिए, पहला वाला लेक्चर, उसमें बहुत अच्छे से एक एक कैटेगरी को इंडिविजुअल से लेके बायोस्फीयर तक खूब समझाया है, जाके आप देख सकते हैं। अब देखिए डिफरेंट कैरेक्टर, शेप और साइज़ जो कोरल्स के होते हैं, उसमें डाइवर्सिटी को कौन सी डाइवर्सिटी बोलते हैं, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। मणिपुर का ब्रो एंटिलर डियर, संगाई जिसे बोला जाता है, इसका नाम ब्रो एंटिलर डियर भी होता है संगाई का। इसका नेचुरल होम इकलौता कहाँ पे, लोकटक लेक जो मणिपुर की है, उसके केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में। ठीक है, वेस्टर्न घाट को मोस्ट डाइवर्सिटी रिच एरिया इंडिया में बोला गया है। इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं, जिनमें से एक कौन सा है, वेस्टर्न घाट है। ठीक है, रिसेंटली क्या हुआ, केरला स्टेट का जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है, उसकी वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन, अभी पूछ सकता है कि हाल ही में रिसेंटली किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया, तो केरला के वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, अब कुछ और जो वन लाइनर हैं, इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किस एक्ट के तहत किए जाते हैं, एज आई टोल्ड यू इन द होल लेक्चर, इको प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA 1986 के तहत ये डिक्लेयर किए जाते हैं। अब देखिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 2002 के तहत क्या बोला गया है, ये जो 10 किलोमीटर वाला क्राइटेरिया है ना, कि कितने किलोमीटर क्राइटेरिया में इको सेंसिटिव जोन स्प्रेड होगा, ये बोला गया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 2002 के तहत। बैडलैंड नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये USA के साउथ डकोटा में है। डकैत, बैडलैंड वही होगी जहाँ डकैत होंगे, ऐसे याद रख लीजिए। ये मतलब फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछा गया है, वनडे एग्जाम में, इसलिए इसका सही। मैं आपको बार बार रिपीटेडली बताता हूँ कि कोई चीज़ ये ना सोच लीजिएगा कि ये क्यों लिख दिया, ये कहाँ से आ गया, इसका क्या जिक्र आ गया, मतलब वर्ल्ड का, क्योंकि वो बहुत बार एग्ज़ाम्स में कई जगह पूछा गया होगा, इसीलिए मैंने उस फैक्ट को मिस करना बेहतर नहीं समझा, उसका यहाँ मेंशन कर दिया। अब आप ये ना रिलेट कीजिएगा कि अरे इसका यहाँ पे जिक्र होना चाहिए था, नहीं, ज़रूरत है उसकी, इसीलिए कहा गया। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता, बाद में आप लोग ब्लेम करते हैं, अरे उसमें से आया नहीं। आप मुझे फॉलो करिए, उसके बाद आप कहिए कि आपका क्या आउटपुट रहा है। तो जो भी बता रहे हैं 100% सब इम्पॉर्टेंट है,
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाईएस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। एनिमल और प्लांट स्पीशीज का कंजर्वेशन उनके नेचुरल हैबिटेट में जब होता है, जैसे कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसे इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। एक सी काऊ होती है ड्यूगोंग, जो कि हर्बीवोरस मैमल है। क्या है ये पूछा जाता है, ये मैमल है, रेप्टाइल है, और मतलब अलग अलग दे देते हैं कि किस उसको फाइलम को बिलोंग करता है, किस उसको बिलोंग करता है। तो ये ड्यूगोंग जो है मैमल है और हर्बीवोरस होता है। इसकी स्पेसिफिसिटी ये है, इसकी खासियत। वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन पे तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है इसे ध्यान देने के लिए, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और जिसको कंजर्व कहाँ किया जा रहा है इंडिया में? तमिलनाडु में। बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच जो है न्यूली डेवलप्ड साइंस है, इससे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को खर्चा है, वो खतरा है, सॉरी। तो बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोई अगर नहीं पढ़ा है तो गेस नहीं कर पाएगा कि मतलब यार इससे क्या खतरा हो सकता है। आप अलग अलग तरह की जेनेटिक रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें खतरा है उससे, ठीक है। स्टिमुलेटेड एरिया जो है, जिसे उत्तेजनशील क्षेत्र कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ऐसा क्षेत्र हो सकता है जो उत्तेजनशील क्षेत्र हो सकता है? स्टिमुलेटेड एरिया, जैसे कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालयाज। इंडिया में दो है। घाट्स की बात करेंगे तो वो वेस्टर्न वाला, और हिमालयाज की बात करेंगे तो ईस्टर्न वाला, ठीक है। एग्रीकल्चर हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गई, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज इको सेंसिटिव जोन में अलाउड होती है। हम आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं स्टार्टिंग में। अब देखिए कुछ एनिमल्स का जिक्र है और किस किस रीजन में पूछ जाते हैं, तो इनका मैच द फॉलोइंग पूछ लेता है। जैसे मस्क डियर जो है वो ग्रेट हिमालयन रीजन में पाया जाता है। गिब्बन एप गारो खासी जैंतिया हिल्स में। ब्लैक बक डियर थार डेजर्ट में। और गौर इंडियन बाइसन, जिसे मतलब जंगली भैंसा, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, ठीक है। मस्क डियर हिमालय, ठीक है, ग्रेट हिमालयन रीजन। ब्लैक बक आपने सुना होगा, सलमान खान वाला केस जो चला था, ब्लैक बक वाला, चिंकारा वाला, तो थार राजस्थान, ठीक है। गिबन एप सबको पता है, एक ही जगह इंडिया में पाए जाते हैं, मेघालय के गारो खासी जयंतिया में। गौर जो बंगली भैंसा है भारत में, वो आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, जैसे ये उड़ीसा वाला कोस्ट आ गया, आंध्रा कोस्ट आ गया, ठीक है, ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि हमने आपसे बोला था कि आज दूसरा लेक्चर भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है, एलिफेंट एंड टाइगर रिजर्व्स। तो चलिए इसको देखते हैं। जब हम लोग सबसे पहले एलिफेंट रिजर्व्स की बात करेंगे, उसके बाद टाइगर रिजर्व्स का डिस्कशन करेंगे। अब जब एलिफेंट रिजर्व की बात की है तो उसमें सबसे पहले देखेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में जानेंगे। फ्रेंड, वर्ल्ड प्रोजेक्ट एलिफेंट जानने के लिए पहले जान लीजिए, वर्ल्ड एलिफेंट डे हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को एक दिन और मनाया जाता है भारत में, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे स्पॉन्सर करती है। ये 1992 के फरवरी में स्टार्ट हुई थी। कब? 1992, याद कर लीजिए, क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। क्या करने के लिए? एलिफेंट के नंबर, ऑब्वियस सी बात है, बढ़ाने के लिए। क्या ऑब्जेक्टिव था? डोमेस्टिक एलिफेंट्स का वेलफेयर करने के लिए, एलिफेंट और उनके हैबिटेट और कॉरिडोर को कंजर्व करने के लिए, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने के लिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट के थ्रू जो है गवर्नमेंट स्टेट्स को मदद करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, इसीलिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड बोला ना, सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करती है कि फ्री पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स जो हैं उनको कंजर्व किया जाए, मैनेज किया जाए एलिफेंट्स को, ठीक है। ये एलिफेंट के जो कॉरिडोर्स हैं, गलियारा, उनको प्रोटेक्ट करती है, एलिफेंट के हैबिटेट को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि एलिफेंट पॉपुलेशन का वाइल्ड में सर्वाइवल हो सके, ऑब्वियस सी बातें हैं। 16 स्टेट्स यूटीज़ में इम्प्लीमेंट किया गया मेनली,
एलिफेंट को कंजर्व करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टेक्निकल फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है इन स्टेट्स को कि वो अपनी मीट कर सकें रिक्वायरमेंट्स को और अचीव कर सकें प्रोजेक्ट एलिफेंट के गोल को। सपोर्ट ट्रेनिंग और फील्ड ऑफिसर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पर्पस ऑफ सेंसस कराने के लिए कि क्या पॉपुलेशन थी, अब क्या है, आगे क्या हो सकती है। एंश्योर मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है फ्रेंड, प्रोजेक्ट एलिफेंट एक सक्सेसफुल प्लान रहा है एलिफेंट कंजर्वेशन में। देखिए इंडियन एलिफेंट जो है ज़्यादातर आपको 28 स्टेट जो हम वैसे तो हर स्टेट में मिल जाएंगे थोड़े बहुत, लेकिन ज़्यादातर 28 में से 16 स्टेट्स में देखे जाते हैं स्पेशली। अब देख लीजिए 5 एरिया बताऊंगा, इनको याद कर लीजिएगा। एक जगह बस नहीं पाया जाता, कहाँ? वेस्टर्न इंडिया में, बाकी हर जगह पाया जाता है। देखो साउथ इंडिया में इस तरह से पाया जाता है, वेस्टर्न घाट आपको पता है इकोलॉजिकली इतना रिच रीजन है, वहाँ पे नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट उसके बाद सबसे ज़्यादा इकोलॉजिकली रिच रीजन वाला माना जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। तो सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के नॉर्दर्न पार्ट है, सदर्न पार्ट है, तो सदर्न पार्ट में पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है। फिर नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा लगा हुआ ईस्टर्न इंडिया है, तो ईस्टर्न इंडिया में भी पाया जाता है। सेंट्रल इंडिया एमपी इतना ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे पाया जाता है। और नॉर्दर्न इंडिया में लिमिटेड लेकिन पाया जाता है थोड़ा बहुत। कहाँ नहीं जिक्र किया ये पॉइंट है, 4 रीजन दे देगा आपसे। वेस्टर्न इंडिया में नहीं पाया जाता, गुजरात वेस्टर्न इंडिया है, राजस्थान वेस्टर्न इंडिया है, समझ रहे हैं, यहाँ नहीं पाया जाता है। अगर आपने ये चीज़ नहीं ध्यान दी तो आप सोचोगे यार सब जगह तो पाया जाता है, वेस्टर्न इंडिया के जिक्र नहीं। अब इक्का दुक्का पाया जाता है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो भाई नहीं पाया जाता, आप वही करके आओगे। अब कहेंगे नहीं वहाँ पे 2 हाथी हमने देखे हैं, एक था, अरे वो कहाँ से लाया गया था, कहाँ है, नेचुरली जहाँ पाए जा रहे हैं उसकी बात करेंगे ना। तो उस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से अब देखिए जो ये स्पीशीज़ एलिफेंट स्पीशीज़ जो है इंक्लूड की गई है प्रोटेक्टेड स्पीशीज़, जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके शेड्यूल 1 में रखा गया है। कहाँ? शेड्यूल 1 में। अब उसके बाद जो है इसको जो साइट्स का नाम सुना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़, तो उस पर एक कन्वेंशन है, उसमें जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो फ्लोरा और फौना की हैं उनकी लिस्ट में एलिफेंट को भी शामिल किया गया है, ये इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब रीसेंट रिपोर्ट, हालिया रिपोर्ट ये बताती है कि जो एलिफेंट की पॉपुलेशन है इंडिया में वो स्टेबल ट्रेंड में चल रही है, मतलब बेहतर है। एलिफेंट रिजर्व बनाने से इंडिया में काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है एलिफेंट्स को। ठीक है, 2012 में एलिफेंट की पॉपुलेशन 31,368 थी। कितनी? 2012 में 31,368। मैं क्यों बोल देता हूँ ऐसे कितनी करके, चाहे मैं अगर एक बार आपने सुना हो और आप मिस कर गए तो अब मैं कितनी ऐसे करके बोला तो दोबारा आएगा तो आपका ध्यान कहीं होगा भी तो आप तुरंत ध्यान दे लोगे, हाँ हाँ ये फिगर है, लिख लोगे। ऐसी चीज़ें लिख लिया करो, याद हो जाती हैं। 31,000 के अराउंड याद रखोगे यार, इतना काफ़ी। वैसे इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, राउंड ऑफ में बताना। 2017 में ये घट गई थी अनफॉर्चुनेटली, कितनी? 27,312, लगभग 31 से 27। अब 368 से 312 को मत मैच कराओ, 4,000 के लगभग घाटे पे था। अब 2017-18 सर्वे ये कहता है कि जो हाईएस्ट पॉपुलेशन कर्नाटका में है, कर्नाटका वेस्टर्न घाट वहाँ पे तो होगी, इकोलॉजिकली रिच रीजन है, तो कर्नाटका में कितने हाथी? 6,049, 6,000 ज़्यादा। सबसे कम हाथी कहाँ है? महाराष्ट्र में है, 6 ही हाथी हैं सिर्फ। अब देखिए महाराष्ट्र भी वेस्टर्न घाट का रीजन है और कर्नाटका भी वेस्टर्न घाट का रीजन है। हमने क्या बताया था आपको पहले कि जो वेस्टर्न घाट का जो सदर्न रीजन है वहाँ हाथी पाए जाते हैं। महाराष्ट्र एक तरह से नॉर्दर्न रीजन हो गया, तो नॉर्दर्न रीजन में तो हमने जिक्र ही नहीं किया कि ज़्यादा है, तो इस तरह से लिंक करके याद कर लीजिएगा। अब जो लोग यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो या वन दरोगा फॉरेस्टर का स्पेशली एग्ज़ाम दे रहे हो, जो
उनके लिए यूपी का फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट करके लिखा है, क्योंकि हमारा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा एम्फेसिस रहता है। यूपी पीसीएस से लेके कोई भी एग्ज़ाम हो यूपी ट्रिपल एससी का, तो यूपी में 232 कितना 232 कितना करके, इसीलिए दोबारा बोलता हूँ चाहे मैं इसको याद हो जाए आपको। मेरा पर्पज़ ये है कि वीडियो देखने के बाद लड़के का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम में। किसी भी एस्पिरेंट का, लड़का लड़की कोई भी हो, जो मेरा वीडियो देखे उसका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो मुस्कुरा के उसको सही करे कि क्या मतलब वीडियो देख लिया था, कार्डिनल लर्निंग क्लासेस का कल्याण हो गया। तो इस तरह से ठीक है, 3 रीज़न जो हैं साइट किए गए हैं एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा कि एलिफेंट की पॉपुलेशन क्यों घटती जा रही है। एक तो भाई जो इनका हैबिटेट है वो फार्मलैंड में, वहाँ खेती हो रही है, इसलिए ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन देखा होगा अक्सर कि एलिफेंट रोड पे आ गए, क्योंकि इनके रीजन छोटे होते जा रहे हैं, इनका हैबिटेट छोटा होगा तो ये तो निकलेंगे ना वहाँ से। और एलिफेंट कॉरिडोर, गलियारों की कमी की, गलियारा हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि 2-3 नेशनल पार्क 2-3 स्टेट में मिला के बना दिया जाता है। 2 नेशनल पार्क को कनेक्ट कर दिया, 2 नेशनल पार्क एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कनेक्ट कर दिया और एक गलियारा बना दिया, तो ईजिली मूवमेंट हो जाता है इनका, तो ह्यूमन से कॉन्फ्लिक्ट बच जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट की मोटी माटी बात बता दी थी, ये जान लीजिए 1992, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, पूछ लिया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, 20 साल क्या 19 साल के बाद शुरू हुआ है। और बहुत इसमें लोग अगर ध्यान नहीं दिए होते हैं तो ये ईजीएस्ट क्वेश्चन भी है और ओवर कॉन्फिडेंस में गलत भी हो जाता है। 72 की जगह 73 की जगह 72 करा है, 92 की जगह 93 करा है, बस यही गलती हो जाती है और कुछ नहीं देता। वो जब ईयर देगा तो 93, 92, 91, 94 ऐसा नहीं दे देगा कि आपको बहुत दूर का कि आप इजीली गेस कर लो। इसलिए देखिए, है तो बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए क्या होता है कि ड्यू टू द अबव फाइंडिंग फ्रॉम द स्टडीज, एनिमल की जो पॉपुलेशन है वो 15,000 थी अराउंड व्हेन जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 92 में, तब 15,000 थी। अभी याद कीजिए, मैंने पीछे जिक्र किया था कि इनकी पॉपुलेशन 2012 में 31,000 और 2017 में 27,000, मतलब कुछ कम हुई लेकिन कितनी बढ़ी, देखिए 15,000 से 31,000, लगभग डबल से ज़्यादा पहुंच गई। 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड NWB, ये बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नेशनल NWB की रिकमेंडेशन पे एलिफेंट को नेशनल हेरिटेज एनिमल क्या NHA डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, आप देखिए कंजर्वेशन स्टेटस इनका एकदम रट्टा मार लीजिए। देखिए, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के मुताबिक ये शेड्यूल 1 में है, सब 1A1 वाले हैं। IUCN रेड लिस्ट में क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट है, नियर एक्सटिंक्ट है, ये क्या है मतलब, तो ये एंडेंजर्ड है, लुप्त प्राय जिसे हिंदी में बोलते हैं। और साइट्स की कन्वेंशन के हिसाब से ये अपेंडिक्स 1 में ये एलिफेंट रिजर्व्स दिखाए गए हैं। ठीक है, ये तो ऐसे ही दे देता हूँ, बाकी मैंने आगे डिटेल में लिखा है। प्रोजेक्ट एलिफेंट सेंचुरीज और एलिफेंट रिजर्व्स जो इंडिया में है, प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया था, तो जो सेंचुरीज है इनकी और जो एलिफेंट के रिजर्व इंडिया में करीब कितने 33 हैं, कितने 33 हैं। ये इंपॉर्टेंट फिगर है, ये पूछ लेगा कितने एलिफेंट रिजर्व इंडिया में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफाई किए गए, तो वो 33 है। पहला एलिफेंट रिजर्व या एलिफेंट सेंचुरी कौन सी है, ये झारखंड देख रहे हैं आप, बिहार, जो पहले बिहार का हिस्सा था, बिहार के नीचे वाला क्षेत्र स्टेट, तो झारखंड में आपने सिंहभूम एक रीजन सुना होगा, तो सिंहभूम रीजन जैसे सुने हैं तो सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व भी सुन लीजिए। तो जो झारखंड का सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व है ये
क्यों मैं एक चीज़ को इतना देर तक बोलता हूँ और इतना एम्फेसाइज करता हूँ उस पर? क्योंकि सुन सुन के आप थोड़े से इरिटेट, इतने सुन के इरिटेट हो जाएंगे कि आपको याद हो गया। समझ लीजिए आप इरिटेट हो गए तो समझ लीजिए याद हो गया। और अगर आप इरिटेट नहीं हो रहे हो, खट से निकल गया, तो इसका मतलब आपको याद नहीं हुआ। बाद में वही चीज़ में कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत कराएंगे। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे मेरा ये बहुत बेसिक मुझे तैयार है। अरे भैया, सबके हिसाब से चलना पड़ता है। जब हम पढ़ा रहे हैं, हम टीचर हैं, हमें सबके हिसाब से सोचना है, कमज़ोर के हिसाब से और जो जिसकी ठीक ठाक तैयारी है उसके हिसाब से भी। जिसकी ठीक ठाक तैयारी है उसका रिवीजन हो रहा है, और जिसकी बिल्कुल तैयारी नहीं है उसकी तैयारी हो रही है। ठीक है, एग्ज़ाम मेरा मकसद है दोनों का निकले, जिसकी ठीक ठाक तैयारी है उसका भी निकले, और जिनकी तैयारी नहीं है वो उनके भी दिल खुश हो जाए, उनका एग्ज़ाम पढ़ के मेरे कार्डिनल लर्निंग क्लासेस से निकले। तो ठीक है, तो इसमें ज़्यादा इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं। कितना क्यों एम्फेसाइज कर रहे हैं भैया, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, और फिर बाद में जब गलत होते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। एक पल का मोमेंट होता है वो। तो जिसका तैयार है वो ये ज़्यादा इरिटेट ना हो, और जिनका नहीं है उनके लिए बेहतर है। अब चलिए, अब ज़्यादा बार बार मैं हर लेक्चर में नहीं समझाऊंगा। एक लेक्चर में बोल दिया, नेक्स्ट लेक्चर से मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस समझा के आगे बढ़ूँगा। हर बार ये नहीं बताऊँगा कि मैं क्यों इतना रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। आप अंडरस्टूड है, आप खुद समझ लीजिए। बाकी मैं PDF तो दूंगा ही, इसकी PDF से भी आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन वीडियो ज़रूर दीजिए, देखिएगा, तभी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, वरना PDF का कोई मतलब नहीं रह जाता। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है, इसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट हुआ वेरियस प्रोग्राम और एजेंसीज़ का। जैसे बहुत सारे जब प्रोजेक्ट एलिफेंट आया तो एलिफेंट के कंजर्वेशन के बारे में सोचने लगी गवर्नमेंट, और बहुत सारे प्रोग्राम एमर्ज हो गया है, जिनमें एक प्रोग्राम था माइक। क्या था माइक का मतलब? एलिफेंट की पोचिंग को मॉनिटर करता था। जो इलीगल किलिंग होती है ना, किसके लिए होती है? हाथी के दांतों के लिए, जो इनके टस्क है उनकी तस्करी होती है, तो उनकी वजह से, और इसीलिए एलिफेंट टास्क फोर्स भी बनाई गई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आ जाते हैं जो 33 एलिफेंट रिजर्व भारत में हैं, उनको एक नज़र देख लेते हैं। देखिए क्या पूछा जाता है, 4 एलिफेंट रिजर्व दे दिए, 4 स्टेट दे दीजिए, क्या देंगे? मैच द फॉलोइंग करो। जो ईयर मैंने हाईलाइट किए हैं ना, 2003, 2002, 2003, 2002, 2015, ये रेयर केस में पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको ईयर इंपॉर्टेंट। स्क्वायर किलोमीटर एरिया तो कभी पूछा ही नहीं जाता है। आपको बहुत ज़्यादा जोश है जानकारी के लिए, तो स्क्वायर किलोमीटर मैंने लिख दिया है। बस इतना जान लीजिए कौन से स्टेट में कौन सा एलिफेंट रिजर्व है। वो भी सब नहीं याद करने होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन 33 दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। सब याद कर लीजिए तो वेल एंड गुड है। कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो याद कर लीजिए। जैसे रायला एलिफेंट रिजर्व जो है ये आंध्र प्रदेश में। रयाल सीमा का नाम सुना है आपने? जो रयाल सीमा आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल रीजन है, बस उससे याद कर लीजिए। रयाला एलिफेंट रिजर्व आंध्र प्रदेश में 2003 में ये मैं बताना नहीं समझता हूँ कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ये आप देख लीजिए। बस कौन से स्टेट में कौन सा है, मैच द फॉलोइंग इसी पे आती है। अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं। कामेंग में एलिफेंट रिजर्व 2002 में डेवलप हुआ। साउथ अरुणाचल में 2008 में। तो कामेंग आपने नाम सुना होगा, कामेंग हिल भी है, तो इस वजह से एलिफेंट रिजर्व। आसाम में 5 है। सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व 2003, सोनितपुर, एस फॉर सोनितपुर, आसाम में। एस आ रहा सोनितपुर। दिहांग पटकाई आसाम बहुत फेमस है। काजीरंगा कार्बी आंगलोंग आसाम में 2003 में। मुझे ख्याल से ये 2003, 2002 ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने लिख दिए हैं। इसमें इम्पोर्टेंट सिर्फ उसी का होता है जो लेटेस्ट आया होता है किस ईयर में, और लेटेस्ट कौन सा है ईयर मैंने बस लिख दिया हाईलाइट। आपकी तसल्ली, आप बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं कि अरे कार्डिनल लर्निंग क्लासेस वाले ने सिर्फ जो है एलिफेंट रिजर्व एरिया बता दिया, अब बताओ ईयर आ गया, तो बाई चांस एग्जाम में आ गया तो वो आपकी है। मेरे हिसाब से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और पॉसिबल भी नहीं होते, क्योंकि एक ही ईयर में कई कई डेवलप हुए होते हैं। धनसिरी लुंगडिंग एलिफेंट रिजर्व आसाम में है। लुंगडिंग इस तरह के नाम का आसाम में, धनसिरी। चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व आसाम में।
ठीक है। छत्तीसगढ़ में 2 हैं, बदलखोल तमोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ में है। लेमरू एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़, लेमरू ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। लेमरू एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? LCCL कॉलेज लाइफ, CL लाइफ ऑफ क्लासमेट्स तो CL कुछ भी करके याद कर लीजिए। तो लेमूर पूछा जाता है छत्तीसगढ़ में। जो इम्फेसाइज मैं उस पर कर दूंगा जो पूछा जाता है, जैसे कामेंग अक्सर पूछा जाता है, इजी है, पता होता है। दीहिंग पटकई पूछा जाता है, काजीरंगा कार्बी आंगलोंग पूछा जाता है। तो ये देख लिए। झारखंड का सिंहभूम पूछा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पहला जो एलिफेंट रिजर्व है वो कहाँ डेवलप हुआ, कहाँ पे बनाया गया, वो झारखंड के सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व को डिक्लेयर किया गया। ठीक है। कर्नाटका में 2 हैं, मैसूर कर्नाटका में डिस्ट्रिक्ट है, उसी के नाम से। डंडेली अंशी वो भी है, आपने पढ़ा होगा, डंडेली अंशी नेशनल पार्क है। डंडेली अंशी जो है वो महाराष्ट्र में है, और ये डंडेली जब सिर्फ आएगा ये कर्नाटका में है। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है। डंडेली अंशी और डंडेली सिर्फ कर्नाटका में है। ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है। केरला में 4 है, वायनाड नाम से, नीलांबूर, अनामुनी, और उसके बाद पेरियार पूछा जाता है, बहुत फेमस है। नीलांबूर पूछा जाता है, बहुत फेमस है। वायनाड बहुत फेमस है। पिछले साल एलिफेंट की लॉकडाउन में आपने इंसिडेंट सुनी होगी कि वायनाड में कुछ ऐसी इंसिडेंट हुई थी, 2 हाथी के बच्चे थे, उन्होंने कुछ खा लिया था, तो इस वजह से उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी शायद। तो डंडेली अंशी वाला आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, कर्नाटका में ही आई थिंक है। वो दूसरा है जो महाराष्ट्र में आगे आएगा, मैं आपको बताता हूँ। मेघालय में गारो खासी हिल्स, ये बताइए। नागालैंड में इंटांकी और सिंगफान। ठीक है। इंटांकी बहुत पूछा जाता है नागालैंड का। नागालैंड का कौन सा एलिफेंट रिजर्व इंपॉर्टेंट है? इंटांकी। N फॉर नागालैंड, N पे जोर है इंटांकी में, इस तरह से याद कीजिएगा। और सिंगफान सुना नहीं है नाम? सिंगफान, PH, सिंगफान, फान, N पे रोक रहा है, और नागालैंड N से। ठीक है। इस तरह से लिंक करके याद कीजिए, जिससे आपको लिंक हो तो वो एक लॉजिक याद आ जाए उस हिसाब से। बाकी भाई रटना तो कितना रटेंगे उसको, कई बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। उड़ीसा में 3 है, मयूरभंज बहुत फेमस है। महानदी, भैया महानदी वहाँ एक नदी है, तो भैया उड़ीसा में वो भी हो गया। और संबलपुर पूछा जाता है उड़ीसा में। ठीक है। संबलपुर पूछा जाता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ उड़ीसा में, इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ। तमिलनाडु में नीलगिरी सबको पता है। कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत है नहीं। अन्नामलाई आपको पता है, हिल्स है तमिलनाडु में, तो बताइए। हाँ, ये एक आपको बता दें, श्रीविल्लीपुत्तूर, ये तमिलनाडु में है। इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आगे मैं बताऊंगा। अगस्त्यामलाई, ये भी तमिलनाडु में, आपको पता ही हो। बहुत सारे जो नेशनल पार्क के नेम है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नेम है, एलिफेंट रिजर्व के नेम है, ये सब सिमिलर हैं। बर्ड सेंचुरी के तो इतने सिमिलर नहीं मिलते, लेकिन नेशनल पार्क, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ही नेशनल पार्क मिलके, कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलके नेशनल पार्क बन जाते हैं। तो इसलिए एक उनमें से नामकरण हो जाता है, एक नाम पकड़ लेता है, बाकी नाम नहीं उसमें जाहिर हो पाते। तो इसलिए एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उसी तरह एलिफेंट रिजर्व है, उसी तरह टाइगर रिजर्व के भी मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? यूपी वनदरोगा फॉरेस्टर वाले ध्यान दे लीजिए, दोनों ही इम्पोर्टेंट है और पूछे जाएंगे इनके, तो भैया हर चीज़ ईयर भी याद कर लो। हमने क्या कहा, एग्ज़ाम डिसाइड करता है कि कौन सा फैक्ट किस लिए इम्पोर्टेंट है। कोई MP से है तो उसके लिए MP वाले ईयर इम्पोर्टेंट हो गए,
कोई उड़ीसा से तो उसके लिए उड़ीसा वाले इंपॉर्टेंट हो गए, कोई भाई राजस्थान से तो उसके लिए राजस्थान वाले हो गए, यूपी वालों के लिए यूपी। जैसा कि अभी मैं बता रहा हूँ अपकमिंग 30 अप्रैल, तो उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व नाम से ही यूपी के कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ? 2009 में। 744 स्क्वायर किलोमीटर में भी है, किलोमीटर नहीं पूछा जाता, बस 2009 याद। तेराई रीजन, तेराई क्षेत्र एलिफेंट रिजर्व, ये कब इस्टेब्लिश हुआ? 2022 में। और कहते ना 3049 ये नहीं पूछा जाएगा, ये लेटेस्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए दो फैक्ट है, एक तो यूपी का एग्जाम आप दे रहे हो और दो ही फैक्ट हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। फिर उनके ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट और कोई चीज़ अगर लेटेस्ट हो गई तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गई। एक तो तेराई एलिफेंट रिजर्व अभी इस्टेब्लिश हुआ है 2022 में, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और लेटेस्ट है। एक तो अभी पिछले साल इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका, मतलब डिक्लेरेशन हुआ, नोटिफिकेशन, उसके बाद ये लेटेस्ट है, इसके बाद कोई एलिफेंट रिजर्व आया नहीं है, और यूपी में केवल 2 हैं इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व 2009, तेराई एलिफेंट रिजर्व 2022, और ये लेटेस्ट है। ठीक है, पूछा जाएगा लेटेस्ट एलिफेंट रिजर्व कौन सा है इंडिया का, तो वो तेराई है उत्तर प्रदेश का। उत्तराखंड उसके बाद शिवालिक 2002, और वेस्ट बंगाल के शिवालिक हिल्स है ना, हिमालय की जो फुट हिल्स देख लिए शिवालिक, तो जो शिवालिक वाली श्रेणियां हैं, जो सीरीज है हिल्स की, वो उत्तराखंड में है, उसी के नाम पे एलिफेंट रिजर्व। मयूर देखिए, एक मयूर भंज है, तो मयूर भंज जब बोलेगा भंज तो वो उड़ीसा हो जाएगा, और झरना जब बोलेगा तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा। तो वेस्ट बंगाल झरना, वेस्ट बंगाल में झरना नहीं देखा क्या? जाओ चले जाओ देख लो। और भंज भंज तो भैया आपने सुना ही है, तो भंज आपका हो गया कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है, मयूर झरना गलती नहीं करना, ये गलती हो जाती है। अरे यार हम तो पढ़ ही नहीं पाए, तो मयूर झरना था, हम मयूर भंज सोच के उड़ीसा मारा है, ये गलती होती है। जो होती है वो बता रहा हूँ, और फिर बाद में पछताए उससे पहले नोटिस कर लीजिए। तो मयूर झरना, जे फॉर झरना वेस्ट बंगाल, बी फॉर भंज उड़ीसा। ठीक है, ईस्टर्न दुआर्स ये वेस्ट बंगाल में। देखिए इससे बेहतर इस तरह के फैक्ट्स को कौन पढ़ा सकता है मुझे नहीं पता। ट्रिक्स कितनी भी बना लो दोस्तों, वो अगर रिपीटेडली आप नहीं रिपीट करते तो भूल जाते हैं, लॉजिक याद रह जाते हैं। मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि आपको कितने फैक्ट्स की ट्रिक बनाओगे यार, इतने फैक्ट्स हैं ना कि जवाब ही नहीं है। मतलब सिविल सर्विसेज से लेके कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में उतरे हो तो फैक्ट्स ही फैक्ट्स है। जिंदगी ट्रिकी बनाने में निकल जाएगी। कुछ लोगों को ट्रिकी पता नहीं क्यों पसंद है। अरे यार कितनी ट्रिक बनाओगे, लॉजिक कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे मैंने और उसको 2-3 बार हमारा माइंड रिपीटिशन को बहुत याद करता है, 2-3 बार सुन लिया ऐसे ही याद हो जाता है। तो रिपीटेशन में जब 2-3 बार सुनेंगे ना, झरना सर ने बताया था वेस्ट बंगाल, झरना भंज, ये दोनों में डिफरेंस समझना है। पहली नंबर चीज़ डिफरेंस क्या है ये जान लीजिए। फिर किन किन स्टेट की बात है, उड़ीसा वेस्ट बंगाल की बात है। एक में झरना है एक में भंज है, तो मयूर भंज उड़ीसा में आया था, झरना वेस्ट बंगाल। बस 2-3 बार जहाँ पढ़ा लॉजिकली लिंक किया याद हो गया। दुआर्स आपको पता ही है कि दुआर्स पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में, जो नॉर्दर्न पार्ट में जाएंगे तो वो वेस्ट बंगाल में द्वार्स मिलते हैं। इसलिए ईस्टर्न द्वार ईस्ट में है वेस्ट बंगाल, वेस्ट में नहीं है। वेस्ट में कौन है? वेस्ट में भैया उत्तराखंड है, वेस्ट में आपका हिमाचल प्रदेश है। तो वहाँ जो द्वार्स पाए जा रहे हैं वो वेस्ट के हो गए, और ईस्ट में जो द्वार पाए जा रहे हैं वो वेस्ट बंगाल में पाए जा रहे हैं। इसलिए ईस्टर्न द्वार कहाँ होगा? वेस्ट बंगाल में होगा। ऐसे याद कीजिए ना आप। देखिए एलिफेंट कॉरिडोर का इससे ज़्यादा लॉजिकली और क्या मैं बताऊँ, आप खुद ही समझ लीजिए। ये एक नैरो कॉरिडोर है या पाथ है जो एलिफेंट को लार्जर
हैबिटेट देता है। हमने आपको पहले ही बताया कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से दूसरी, एक नेशनल पार्क से दूसरे नेशनल पार्क, या एक नेशनल पार्क से दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस तरह से कनेक्टिविटी। ये क्या होता है, एक पाइप लाइन होती है, एक पाइप जोड़ दिया। अब ऐसा थोड़ी ना पूरे क्षेत्र को, भाई ये पाइप लाइन है इसी से गुजरेंगे, बाकी सब ह्यूमन हैबिटेट यूज़ कर सकता है। फॉर द मूवमेंट ऑफ एनिमल 101 एलिफेंट, कितने कॉरिडोर हिंदुस्तान में बात की गई है जरा बताइए, सरकारी आंकड़े से कितने कॉरिडोर है भाई? एलिफेंट रिजर्व तो 33 है सिर्फ जी, और जब कॉरिडोर की बात कर रहे हैं तो 101 है। आइडेंटिफाई, देखिए फैक्ट ऐसा है ना, इतने सारे फैक्ट है, एक बार बोल के निकलोगे हमेशा कंफ्यूज रहोगे, उसको इम्फेसाइज करो तब हमेशा फैक्ट याद करेगा। आप हमेशा नोटिस करते होंगे मैं फैक्ट पे इम्फेसाइज करता हूँ, चाहे कॉमेडी के थ्रू इम्फेसाइज करता हूँ, चाहे रिपीट करके करता हूँ, चाहे क्वेश्चन पूछ के करता हूँ। वो रीज़न ये है कि फैक्ट को पढ़ के इम्फेसाइज करना ज़रूरी है, वरना इतना फैक्ट तो दिमाग में रह जाता है, लेकिन ये नहीं रह जाता यार ये फैक्ट किसका है। और इतना मान लीजिए प्रॉपर आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाया, आपके पास इतना ही टाइम है कि सिर्फ 1-2 बार आप वीडियो देख सकते हैं, तो फिर आप क्या करोगे? और रिवीजन यह है कि 8-10 बार आप किसी फैक्ट को देख के जाएं, तब आपको रिकॉल होगा। कई बार गलत सोचेंगे फिर सही करेंगे। तो फैक्ट का ये है कि आप जो है उसको रिपीटिशन में लाइए, उसको इम्फेसाइज कीजिए, 2-3 बार पढ़िए, मन में सोचिए, तब आपको याद हो जाए। भाई 33 एलिफेंट रिजर्व है, 101 कॉरिडोर है एलिफेंट के, बस ऐसे याद कर लिए। कॉरिडोर ज़्यादा है, रिजर्व कम है। रिजर्व की स्पेलिंग देखोगे तो कॉरिडोर से छोटी है, इस तरह लॉजिक याद कर लो। उसमें 33 है और कॉरिडोर की स्पेलिंग बड़ी है, उसमें 101 है। ठीक है, ये किसके द्वारा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है ना, उसने आइडेंटिफाई किया है अंडर नेशनल एलिफेंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट। इन्वायरमेंटल डैमेज जो है वो हमेशा से एक थ्रेट है। जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के चलते हैं, जो मतलब डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होते हैं, रेलवे हुआ, रोड हुआ, इन सब के प्रोजेक्ट की वजह से एक थ्रेड बनी रहती है इन्वायरमेंटल डैमेज की। खासकर कोल हो गए, आयरन माइनिंग हो गई, ये सेंट्रल इंडिया में बहुत मेजर, क्योंकि कोल माइंस आप सेंट्रल इंडिया में सुनते हैं, आयरन माइनिंग आप सुनते हैं, तो इस वजह से एक थ्रेट बनी हुई है इन्वायरमेंटल डैमेज की वजह से इनके कॉरिडोर को, इनके मतलब हैबिटेट के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद हाँ, जो माइक का मैंने जिक्र किया था उसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे। माइक एक्चुअली वही मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट प्रोग्राम है, और ये 2003 में लॉन्च कब हुआ ये पूछ ही लेता है भाई साहब, इसको लिख लो ऐसे 2003 माइक कब लॉन्च हुआ, ये पूछ लेगा। मैच द फॉलोइंग में माइक कब लॉन्च हुआ भाई, 4 शब्द 4 लेटर हैं MIKE, लेकिन लॉन्च 3 में हो गया, 4 भी नहीं 3 में ही हो गया, 2003 में। तो ठीक है, 2003 में माइक आया फॉर साइट्स की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी साउथ एशिया में, उसके बाद माइक लॉन्च किया। साइट्स की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी साउथ एशिया में, साइट्स के रेजोल्यूशन से 2003 में माइक आया। और उसके बाद देख लीजिए, ये तो इंटरनेशनल लेवल पे हो गया। अब उसके बाद देखिए हाथी मेरे साथी, इसका क्या है भैया, पब्लिक अवेयरनेस और फ्रेंडशिप एलिफेंट और लोकल पॉपुलेशन, क्योंकि उन्हीं का इंटरेक्शन रहता है, बाहर वालों का उतना इंटरेक्शन का होता है, लोकल पॉपुलेशन के बीच में फ्रेंडशिप डेवलप हो। कैंपेन जो है लॉन्च किया गया एलिफेंट लॉन्च एट द एलिफेंट 8 मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स हुई इस पे दिल्ली में 24 मई 2011 को। हाथी मेरे साथी कब आया, 2011। पहले क्या आया, माइक आया 2003 में। माइक में कितने लेटर, 4 लेटर, लेकिन उस हिसाब से 2004 में ना आके ये एक कम 2003 में आया। उसके बाद हाथी मेरे साथी, देखो हाथी साथी सिनोनिमस, जैसे रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा,
तो 2011 11 11 रिपीट हो रहा, तो 24 मई 2000। आप सोचो वो कितना एब्सर्ड लॉजिक दे रहा है भैया, याद करना है किसी तरह याद हो जाए, रिपीटेशन होके याद हो जाए, लेकिन ये फैक्ट है, इन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं और छोटे एग्जाम में तो इन्हीं पे सारा दारो मदार होता है। तो इसलिए किसी भी तरह आपको याद होना चाहिए, चाहे हंसी आए चाहे जो आए, रोना है, याद होना चाहिए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, पर्पस सॉल्व होना चाहिए। तो 2011 में हाथी मेरे साथी आया, और ये बाद में आया। माइक पहले पकड़ा, फिर हमने माइक पकड़ के बोला हाथी मेरे साथी। तो पहले माइक पकड़ोगे फिर हाथी मेरे साथी बोलोगे ना, कि पहले बोल दोगे, तो इसलिए 2011 में बाद में आया। पहले आपने माइक पकड़ा 2003 में, फिर 2011 में आपने बोला हाथी मेरे साथी, रिपीटेशन। ठीक है। 8 कंट्री एलिफेंट 8 मिनिस्ट्रियल मीटिंग, इसका एलिफेंट 8 मिनिस्ट्रियल मीटिंग इसलिए बोली गई क्योंकि 8 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। इसमें 8 कंट्रीज़ ऐसी थी जहां एलिफेंट की सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है। जैसे कि देखिए, एक तो भारत अपना होगा ही, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। भारत का जो कोस्टल वाला जो बॉर्डर शेयर करता है, कौन सा है, श्रीलंका है और आपका मालदीव है, लेकिन मालदीव इसमें नहीं है, लेकिन श्रीलंका है। दूसरा 2 हो गए, अब 6 और आपको याद करना है। टी वाले, इंडिया, टी कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा पी जाती है चाय, इंडिया में पी जाती है, श्रीलंका में पी जाती है, और पैदावार भी काफ़ी होती है। फिर साउथ, आपने अफ्रीकन कंट्रीज़ में किसका नाम सुना है टी के लिए खूब? केनिया का नाम सुना है ना। तो केनिया आ गई। टी वाले देशों को अब इकट्ठा कर लो, चाय वाले देशों को, एलिफेंट चाय ऐसे लिंक करके, तो केनिया हो गए। जब केनिया आया तो केनिया के बगल में बोत्सवाना भी ले लो भाई, बोत्सवाना आया तो भैया तंजानिया भी ले लो। तो केनिया, केनिया का भाई केबीटी, तो केबीटी, केनिया, बोत्सवाना, तंजानिया, इंडिया, इंडिया श्रीलंका, केनिया, बोत्सवाना, तंजानिया, ऐसा सिनोनिमस बोलने में इजी लग रहा है। 3 हो गए, 2 3 5 हो गए। अब 3 और बचे। कॉन्गो रिपब्लिक, ये आपका वेस्ट साइड काफ़ी पड़ जाता है, या सेंट्रल अफ्रीकन कह सकते हैं, थोड़ा वेस्टर्न सेंट्रल हो जाता है। तो कॉन्गो रिपब्लिक, उसके बाद 4 देश आपके अफ्रीकन हो गए, 2 देश आपके इधर के हो गए, इंडिया श्रीलंका, ये इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हो गए, और केनिया, बोत्सवाना, तंजानिया, कॉन्गो रिपब्लिक, और एक इंडोनेशिया नीचे साइड आ गए। ये भी टी के लिए का, टी के लिए नहीं, यहाँ रबर जूट वगैरह, रबर वगैरह के लिए इंडोनेशिया, और थाईलैंड। थाईलैंड, थाईलैंड आपने सुना होगा, बचपन में जीके में पढ़ा होगा कि थाईलैंड के सफ़ेद हाथी, तो उससे लिंक याद करिए। जब 8 मिनट एलिफेंट की बात हो रही है, उसके कंजर्वेशन की, तो एलिफेंट के कंजर्वेशन के लिए एलिफेंट का एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है थाईलैंड। सफ़ेद हाथी पाया जाता है, आपने बचपन से पढ़ा होगा कि सफ़ेद हाथी कहाँ पाया जाता है, सुना होगा, पढ़ा होगा, तो थाईलैंड। तो बिना थाईलैंड के बात ही पूरी नहीं होगी। और एक इंडोनेशिया भी है। तो कितने हो गए? इंडिया, श्रीलंका, फिर 4 अफ्रीकन हो गए, टी कंट्रीज़ को ले लीजिए, केनिया, बोत्सवाना, तंजानिया, कॉन्गो रिपब्लिक, 4 हो गए, और 2 और हो गए आपके, इंडोनेशिया और सफ़ेद हाथी वाला थाईलैंड। बिना उसके पास एलिफेंट टास्क फोर्स, लार्ज स्केल रिटेलिटरी अटैक एलिफेंट्स पे रोकने के लिए। असल में क्या है ना, अब एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो किसी ह्यूमन मर गया या मार दिया एलिफेंट, तो वो एक बदले वाली भावना आ गई कि हम एलिफेंट को मारेंगे। तो मतलब भैया, उससे आप एनवायरनमेंट का लॉस कर रहे हैं भाई। उसके तो बुद्धि है नहीं, उसने अनजाने में मारा, लेकिन आपके तो ह्यूमन तो इन चीज़ों को समझते हैं ना। तो रिटेलिटरी एक्ट्स को रोकने के लिए एलिफेंट टास्क फोर्स बनाई, जिसमें मेंबर होंगे, लोग होंगे जो जाके चेक करेंगे लोग एलिफेंट्स को मार तो नहीं रहे। राइजिंग टेंशन ड्यू टू ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट प्रॉम्प्टेड द गवर्नमेंट टू सेट अप द एलिफेंट टास्क फोर्स। एशियन एलिफेंट को थ्रेट थी किससे? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट और पोचिंग फॉर आइवरी, इनके दांत के लिए। भाई मैंने पहले भी बताया कि इनके दांत के लिए, टस्क के लिए लोग बड़ा परेशान रहते। अब टाइगर कंजर्वेशन की बात हमने आपको बताया ही, एलिफेंट हो गया भैया, अब बचा आपका टाइगर। टाइगर क्या है? एक अम्ब्रेला स्पीशीज़ है, ऐसी स्पीशीज़ जिसके अंदर सब कुछ है, एक इकोलॉजी को अपने मेंटेन करता है। हिरन की पॉपुलेशन नहीं बढ़ने देता, अगर वो बढ़ गई तो फिर भैया
वो ग्रासलैंड नहीं बचेंगे, उनका प्रोड्यूसर्स और फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर प्रीडेटर, समझ रहे हैं इस तरह का। तो इसीलिए टाइगर एक रिस्ट्रिक्शन रहता है, एक लिमिटेशन रेगुलेट करता है पॉपुलेशन को। तो अम्ब्रेला स्पीशीज है जो फीजिबल पॉपुलेशन रखता है फॉरेस्ट की, वही चीज़ लिखा है, पूरे जंगल की एक तरह से पॉपुलेशन को फीजिबल बना के रखता है, मतलब मेंटेन करता है कि इतनी ही पॉपुलेशन जितनी होनी चाहिए उतनी मेंटेन रखता है। लाइक अदर वाइल्ड एनिमल्स, को प्रेडेटर्स हो गए, प्रे हो गए जो इसके शिकार होते हैं, ये इनके साथ जो शिकार करने वाले जैसे लॉयंस वगैरह हो गए, देयर वर इंश्योरिंग द इकोलॉजिकल वायबिलिटी, इकोलॉजिकली वायबल, फीजिबल, प्रैक्टिकल, एप्लीकेबल वो बनाए रखना, मतलब कैपेसिटी इकोसिस्टम की प्रिजर्व करे अपनी इंटीग्रिटी और स्टेबिलिटी टू होस्ट इट्स ओरिजिनल बायोडाइवर्सिटी को होस्ट कर सके। तो इकोलॉजिकली वायबल रहे के मतलब ये वायबल सॉल्यूशन है, आपने सुना मतलब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो इकोलॉजिकली वायबल बनी रहे बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जो बेनिफिट दे रही थी आगे भी देती रहे, सस्टेनेबल चलती रहे, ऑफ द एंटायर एरिया ऑन हैबिटेबल, जो इंश्योर करता है वाटर क्लाइमेट सिक्योरिटी रीजन की, वाटर भी क्लाइमेट सिक्योरिटी भी। भाई अगर डियर उनको खाता होगा, फिर वो उनको खाते होंगे, तो वाटर वाले एनिमल भी हैं, मतलब सब कुछ इंक्लूडेड होते हैं। 8 सब स्पीशीज टाइगर की हैं जो पाई गई, उनको देख लीजिए, जिनमें से 3 एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। कितनी दोस्तों? 3 एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, बची कितनी? 5। अब 3 जो एक्सटिंक्ट हुई हैं वो आसी पास क्षेत्र की हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 3 जो एक्सटिंक्ट हुई हैं वो मैंने पहले लिख दी हैं, 5 जो बची हैं वो बाद में लिखी। जैसे कैस्पियन टाइगर, कैस्पियन सी नाम सुना होगा आपने, यूरोप में है, उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। तारे कैस्पियन सागर याद करने का मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ज्योग्राफी में, अभी भटक जाओगे आप। तो तारिक, तो कैस्पियन टाइगर वो ख़त्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट, ये एक टेम्परेट रीजन के टाइगर हो गए। जावा इंडोनेशिया का आइलैंड है, वो एक्सटिंक्ट हो गए। बाली इंडोनेशिया का आइलैंड है, जो जावा में ख़त्म तो बाली वाले भी ख़त्म, लेकिन दोनों ब्रीड अलग अलग है। बंगाल टाइगर इंडिया का जो सुंदरबन में पाए जाते हैं वो तो खूब हैं। सुमात्रा, ये भी इंडोनेशिया में दूसरे आइलैंड के, लेकिन ये बच गए डिस्टेंस होने की वजह से जावा से। साउथ चाइना टाइगर जो साउथ चाइना सी वगैरह में पाए जाते हैं। इंडो चाइना टाइगर जो इंडो चाइना रीजन में पाए जाते हैं। अमूर टाइगर, अमूर रीजन आपका, अमूर रिवर है ना, अमूर दरिया, सिर दरिया कहाँ है? रशिया। तो ये दोनों रशियन रीजन में हो गए। अब देखिए एवरेज एज जो टाइगर्स की नेचुरल हैबिटेट में 8 से 15 साल होती है, जबकि मैन मेड जैसे कि जू है वहाँ इनकी उम्र बढ़ जाती है। देखभाल, इनको शिकार टाइम टाइम पे दिया, अब अपने से बेचारे खोजे नहीं मिला तो लो, इनको भी जब डाइट वाइट सब प्रॉपर, इनका प्रे सब कुछ मिल रहा है तो इनकी लाइफ तो बढ़ेगी ना, लाइफ स्पेन। तो ये 16 से 20 साल जी लेते हैं, वैसे 8 से 15, और बताइए जस्ट डबल तक भी पहुंच जाती है इनकी एज। मेन रीज़न है इनकी डिक्रीज होने पे टाइगर्स के नंबर, टाइगर का जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, टाइगर की पोचिंग हो रही है, और टाइगर को रिजर्व, देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट है, पोचिंग हो रही है और टाइगर के हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो डिस्ट्रक्शन तो डेवलपमेंट की वजह से होता है, टाइगर को इलीगल किल किया जाता है, ये तो सबको पता है। लेकिन ये आप सोचिए रिजर्व्ड एरिया में असल में कैप्टिविटी कि वो आदी नहीं होते, और रिजर्व एरिया में कई बार वो छोटा रिजर्व एरिया होने की वजह से उनकी कैप्टिविटी, तो उनके मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। टाइगर कितना तेज़, आपने बचपन से सुना है कि टाइगर की तरह दौड़ रहा है, तो क्यों बोला जाता है? क्योंकि टाइगर को एरिया बड़ा होगा, भाई छोटे से एरिया में दौड़ेगा क्या वो, तो उसको तो दौड़ता जा रहा, दौड़ता जा रहा, उसका एरिया ही नहीं ख़त्म हो रहा। तो कहने का मतलब रिजर्व एरिया कहीं ना कहीं उनको कुछ अगर उसके बेनिफिट्स हैं तो कहीं ना कहीं हार्मफुल भी उनके लिए हो जाता है कि उनके लिए एरिया ही नहीं होता। पता चला रिजर्व एरिया में कम है, बाहर निकले कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कोई गाड़ी है, कुछ वो हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, तो हार्म हो गया उनका। अब इसीलिए वर्ड आए, तो ये याद रखना है रिजर्व। कई लोग सोचेंगे ये एक ऑप्शन जब आएगा तो जब 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि टाइगर की पॉपुलेशन क्यों डिक्रीज हो रही, तो लोग डिस्कशन ऑफ टाइगर हैबिटेट आँख बंद करके मारेंगे, टाइगर पोचिंग।
लेकिन कुछ लोग सोचें रिजर्व एरिया तो उनके बेनिफिट के लिए, रिजर्व एरिया में भी हमेशा नहीं होता होगा, लेकिन होता होगा तभी तो ये चीज़ को मेंशन किया गया है ना। गवर्नमेंट उसमें वो है डॉक्यूमेंटेड है, तो कहीं ना कहीं इसका ऑब्जर्वेशन है कि कीपिंग टाइगर्स इन रिजर्व एरियाज। तो वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई, आप सभी को पता है। टाइगर को काउंट करने के दो मेथड है, एक साइंटिफिक एक अनसाइंटिफिक। अनसाइंटिफिक जो है वो पग मार्क, इनके पंजे के निशानों को ऑब्जर्व किया जाता है, अच्छा इतने पंजे। अब सोचिए क्या सही हो सकता है? वो नहीं सही होगा, तो मार्क पर। और जो साइंटिफिक है वो कैमरा ट्रैप मेथड, कि कैमरे से उनकी स्ट्रिप्स को देखा जाता है, कैमरे लगा दिए बड़े कि ये स्ट्रिप इसके है, ये स्ट्रिप इस टाइगर की नहीं, तो मतलब ये टाइगर जो है ये टाइगर से अलग है, इसका मतलब ये अलग है। इसका मतलब जैसे हम लोगों की हथेली होती है, आपने सुना होगा कि कोई दो लोगों की लकीरें एक जैसी नहीं होती है, कोई दो तो जब सबकी अलग अलग लकीर, सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि बनावट कहीं ना कहीं अलग है। इस दुनिया में इतने लोग हैं लेकिन सेम नहीं है, तो उसी तरह इनकी स्ट्रिप्स अलग अलग होते हैं, तो उन स्ट्रिप से पहचान लेते हैं कि ये टाइगर इस टाइगर से अलग है। एम स्ट्रिप्स क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, यूपीएससी ने पूछा था 2017 में या समथिंग ऐसे ईयर में आया था। तो सोली यूपीएससी पूछ रही है इस क्वेश्चन को, तो फिर बाकी एग्जाम्स को मैं क्या ही बोलूँ, आप खुद ही समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट। एनटीसीए का नाम आपने खूब सुना होगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट। जैसे गवर्नमेंट ने ऑटोनॉमस बॉडी बनाया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को, तो इनको अथॉरिटी दी कि भैया आपको लगता है तो कोई एक बॉडी बना दो स्टैट्यूटरी जो काम करती रहे, आपको रिपोर्ट देती रहे। तो इन्होंने उठा के भैया टाइगर पे कहा इतने काम रहते हैं हम लोगों को, ऐसा करो टाइगर के लिए एक अथॉरिटी बॉडी बना दो, तो इन्होंने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बना दी। इस पर्पज़ के लिए टाइगर कंजर्वेशन, कंस्ट्रक्शन, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेजिस्लेटर सब कहाँ दिए गए? जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना 1972 का, WPA एक्ट 1972, उसका सेक्शन 38, कितना 38, फिर कितना L, फिर उसका सब सेक्शन उसका 1, तो कितना हो गया 38 का L1। ये सेक्शन जो है पावर देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, ये सारी एनटीसीओ का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारी पावर टाइगर के कंजर्वेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्शन 38L1 लॉ 1 कह सकते हैं, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत दिया गया है, जो कि 2006 में अमेंड हुआ था। और एनटीसीए के जो हेड कौन होते हैं, जो मीटिंग होती है चेयर किया जाता है, तो कौन हेड करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर हैं, जैसे धर्मेंद्र यादव जी हैं, तो उन्होंने हेड किया एनटीसीओ को। तो टाइगर कितने स्टेट में? 28 स्टेट में पाए जाते हैं। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं, अगला टॉपिक आपका वही है। चलिए, अभी तो प्रोजेक्ट टाइगर जानना बाकी है। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? देखिए प्रोजेक्ट टाइगर आप समझ ही रहे, प्रोजेक्ट कोई क्यों लाया जा रहा है? उसको बढ़ाने के लिए, डिक्लाइन कर रहे होंगे तो उनके नंबर को इंक्रीज करने के लिए, उनको सेफ हैबिटेट और ब्रीडिंग एरियाज, उनके ब्रीडिंग एरियाज नहीं है कुछ, इस वजह से भी डिक्लाइन हो रही है उनकी पॉपुलेशन। तो प्रोजेक्ट टाइगर को लाया गया कब? 1 अप्रैल 1973। कब है पेपर आप लोगों का? यूपीएससी वालों को तो मई में है, 28 मई को है, 14 मई को यूपी पीसीएस वालों का है, हरियाणा पीसीएस वालों का 21 मई को है, वन दरोगा वाले, फॉरेस्टर वाले आप लोगों का कब है? तो 30 अप्रैल को है। तो 30 अप्रैल को है तो आप लोगों के एग्ज़ाम में तो ये डेट पूछ ली जा सकती है कि भैया अप्रैल में पेपर दे रहे हो, पता है टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? इसी अप्रैल की 1 तारीख को शुरू हुआ। तो 1 अप्रैल नया फाइनेंशियल ईयर भी शुरू हो जाता है, आप सभी को पता है 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल 1973। और देखिए किस्मत, आज 1 अप्रैल को ही आपकी वीडियो भी आएगी है, तो 1 अप्रैल कितना ज़्यादा रेलेवेंट डेट हो गई आज ही के दिन। कैलाश सांखला जी जो थे, उनकी लीडरशिप में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है अब, उस वक्त में 1973 में उत्तर प्रदेश का पार्ट होता था, उनकी लीडरशिप में ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। कैलाश सांखला जी को
टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड वो है कि कुछ शेयर सेंटर देगी, बाकी स्टेट को लगाना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया गया था 1973 में। कितने स्टेट में? क्या पूरे भारत में? नहीं, सिर्फ केवल 9 राज्यों में। 1973 में 1900 पे जोर ज़्यादा रहता है, इसलिए 9 पे जोर हुआ, तो मतलब 9 राज्यों में। ठीक है जी। अब देखिए प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, 60% स्टेट को पैसा देगी। कहेगी भैया नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस 1-2 बार या अकस्मात इमरजेंसी होने उसमें तो 60% देंगे, और जो हमेशा होने हैं ना, हर साल हमको देने हैं या टाइमली देने हैं, हर 6 महीने में या जो भी टाइम मान रखा, तो उसमें हम केवल 50% देंगे। नॉन रिकरिंग तो अचानक कोई मुसीबत आ गई तो ले लो भैया 10% और ले लो। तो ये चीज़ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमालयन स्टेट के लिए सरकार का सीधा रूल रहा है। हर ज़्यादातर मोस्टली स्कीम में 90% रिकरिंग हो या नॉन रिकरिंग हो। ठीक है। टाइगर रिजर्व को जो है कौन डिजिग्नेट करता है कि ये टाइगर रिजर्व होगा और ये टाइगर रिजर्व नहीं होगा? ये स्टेट स्टेट डिजिग्नेट करता है, क्योंकि इसको हाँ, लेकिन इसको रिकमेंड कौन करता है? NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टैट्यूटरी बॉडी है। MOEFCC जो उस के जो मंत्री होते हैं उसे हेड करते हैं। एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड कर रही और डिक्लेयर, क्योंकि लैंड एरिया तो स्टेट का ही है, तो स्टेट उसको डेजिग्नेट कर देती है। ठीक है जी। टाइगर रिजर्व को 3 जोन में बांटा गया है, कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन वही होता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, बदलाव क्षेत्र में जाना, तो सराउंडिंग एरिया या कॉरिडोर एरिया को कह सकते हैं ट्रांजिशन जोन। कोर जोन जो होता है आप सभी को पता है, पहले लेक्चर खूब अच्छे से समझाया, देख लेना यार। लीगल स्टेटस जैसे कि नेशनल पार्क या सेंचुरी का जो जैसे मिल जाता है वो कोर जोन होता है। इंटरफेरेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कोर जोन में। कोर एरिया है बिल्कुल अंदर का, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं बर्दाश्त होगी। फॉरेस्ट्री वर्क, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का कलेक्शन, ग्रेजिंग, ये सारा कंट्रोल्ड मैनर में अलाउड होता है। मतलब जो नुकसान नहीं पहुंचाए जाएंगे, जो सरकार बोले बस उतना ही छूना, उससे जरा सा छुए तो बस समझ लो दिक्कत हो जाएगी। बफर जोन, लिमिटेड एक्टिविटीज़ अलाउड हैं, मेड 2 लैंड एरिया से मिला होता है। पेरीफेरल फॉरेस्ट एरिया, मतलब जो वन का जो क्षेत्र है उसका एक क्षेत्र होगा जो चारों तरफ सरकमफ्रेंस बनाओगे तो पेरीफेरल एरिया होगा। वो होगा तो जंगली, लेकिन वो खत्म किनारा एरिया होगा बिल्कुल, वो हो गया। और जो नॉन फॉरेस्ट एरिया जो क्षेत्र, उसके बाद जो नॉन फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट होता है, उन दोनों एरिया को मिला के बफर जोन। ये किस तरह से यूज़ होते हैं ये 2 टर्म, कोर जोन और बफर जोन, वो देख लेते हैं। कोर जोन जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए हो गए। बफर जोन जो है और भी कामों के लिए, मल्टीपल टास्क के लिए। बाउंड्रीज जो है टाइगर रिजर्व की वो ऑल्टर नहीं की जा सकती सिवाय एक कंडीशन के। वो कंडीशन आपके एग्जाम में पूछी जाएगी कि बाउंड्रीज कैसे ऑल्टर होती। टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि अपने भारत में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, दूसरी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBW। तो NTCA और NBW ये दोनों रिकमेंड कर दें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, नेशनल पार्क की, या जो कह लीजिए रिजर्व एरिया की बाउंड्री चेंज हो जाएगी टाइगर रिजर्व एरिया की। ठीक है। ये टाइगर रिजर्व, क्योंकि टाइगर के मामले में NTCA ही करेगा ना, और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। टाइगर की सिर्फ बात कर रहे हैं, पूरे नेशनल पार्क और सेंचुरी की नहीं बात कर रहे हैं। टाइगर, इसीलिए तो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का रोल है इसमें, और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, क्योंकि भाई वाइल्ड लाइफ की बात है तो नेशनल बोर्ड तो उसका हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। ये टाइगर रिजर्व है, ये लिस्ट देख लीजिए, बस अब आपका खात्मे पे आ गया मामला। अब देखिए आंध्र प्रदेश में एक टाइगर, ये तो 53 चबा जाओ, याद रख लो बिल्कुल, मतलब मैच द फॉलोइंग खूब पूछा जाता है। एलिफेंट रिजर्व शायद एक आध पूछ सकता है, टाइगर रिजर्व से 2-2 क्वेश्चन बन जाए,
3 भी बन जाए तो कोई बड़ी बात ना समझना, 4 तो टाइगर रिजर्व दे देगा और 4 स्टेट मैच द फॉलोइंग करा देगा। ईयर वीयर नहीं पूछेगा, मैं पहले भी बता रहा हूँ। ईयर बहुत मोस्ट पॉपुलर का पूछा जाता है या तो लेटेस्ट का पूछा जाता है, और लेटेस्ट के 2 ज़रूर याद रखो, 52वां और 53वां, मैं बता दूंगा अभी। नागार्जुन सागर श्री साईलाम टाइगर रिजर्व 2007 में बना था, ये आंध्र प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 3 हैं, कामलांग टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, ये आपके यूपीएससी भी पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में है, इसका दूसरा नाम भी है, सोच के बताइएगा कमेंट करके। आसाम के 4 हैं, काजीरंगा, मानस, नामेरी, नातेरी, सबकी यहीं पे। तो आसाम, ओरैंग, ठीक है। तो ये 4 हो गए, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरैंग आसाम में, कामलांग, नामदफा, पक्के अरुणाचल में। देखिए मुझे तो सारे याद है, इसलिए मुझे ज़्यादा कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, मैंने इतने बार पढ़ा, लेकिन आप लोग याद है। वाल्मीकि जी सिर्फ एक ही जगह बात हुई, बिहार में फेमस है। छत्तीसगढ़ के अचानकमार, अचानकमार में CH आ रहा है, छत्तीसगढ़ में CH, ठीक है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़, बहुत फेमस है तीनों। झारखंड के एक पलामू टाइगर रिजर्व, कर्नाटका के 5 है, बांदीपुर, भद्रा कर्नाटक, भद्रा नदी, ठीक है, उससे कर्नाटक में बांदीपुर, बिलीग्राम रंगनाथा टेम्पल, डंडेली अंशी, खूब मैं बात कर रहा था एलिफेंट के टाइम में, मैं कंफ्यूज हो रहा था सॉरी, लेकिन डंडेली अंशी, इसको काली टाइगर रिजर्व इतना पूछा गया, इतना पूछा गया, पूछिए ना हर एग्जाम में। के फॉर कर्नाटका, के फॉर काली टाइगर रिजर्व, ऐसे याद कर लीजिए। तो डंडेली अंशी, डंडेली बोले या डंडेली, अब ये अंशी लगा दिया तो ये टाइगर रिजर्व हो गया, और केवल डंडेली बोलता तो वो ER हो जाता, एलिफेंट रिजर्व। TR टाइगर रिजर्व, ER एलिफेंट रिजर्व। तो डंडेली अंशी कहाँ है? कर्नाटका में। महाराष्ट्र में दूसरा है, वो आगे देखेंगे क्यों कर। नागरहोल टाइगर रिजर्व जो है वो कर्नाटका, नागरहोल। केरला में पारम्बिकुलम पेरियार टाइगर रिजर्व, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सब याद कर लीजिएगा, इतने अच्छे से मेहनत करके लिखा, सिर्फ आप लोगों के लिए। इतना मेहनत मैंने अपने नोट्स के लिए कभी नहीं किया जितना आप लोगों के लिए मेहनत करके बना रहा हूँ। मध्य प्रदेश में फ्रेंड 6 है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 2007 में, बांधवगढ़ MP, कान्हा MP, पन्ना MP, पेंच MP, संजय ढूबरी MP, सतपुरा MP। सब याद रखिए भाई, मैच द फॉलोइंग पूछ लेता है बहुत। अब देखिए अंधेरी, अंधेरी मैं बोल रहा हूँ ना, ये देखिए ऐसे नहीं बोल रहा हूँ ध्रुव, अंधेरी, अच्छा वो अंधेरी है, ये अंशी है, इस नाम से मैं कंफ्यूज हो रहा था, वही मैं सोच रहा हूँ कुछ है अब वो देखिए एग्ज़ाम में आएगा तो वो बिल्कुल सही है, मगर अभी नहीं देखा था तो इस वजह से कंफ्यूजन हो रहा। महाराष्ट्र में 6 हैं, बोर टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, पेंच, पेंच 2 जगह है फ्रेंड, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र दोनों। अगर दोनों स्टेट दे दे पेंच दे के, मान लो ये दे दे कि पेंच टाइगर रिजर्व, नीचे ऑप्शन दे दे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नन ऑफ द एबव, बोथ ऑफ देम, तो क्या आंसर मारेंगे? बोथ ऑफ देम, क्योंकि उसने सिग्निफाई नहीं किया। पेंच तो दोनों नाम पे है, पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, MP महाराष्ट्र दोनों में। सह्याद्री, सह्याद्री हिल्स है ना, वेस्टर्न घाट को ही बोलते हैं, तो महाराष्ट्र में यार, तो महाराष्ट्र ही मारो ना। तडोबा, अंधेरी, अंधेरी आपने मुंबई में सुना होगा, कहाँ जा रहे हो भैया? अंधेरी जा रहे हैं, अंधेरी वेस्ट, तो अंधेरी है तो महाराष्ट्र में, जो खूब मुझे अंशी के नाम पे कंफ्यूज किया ज़बरदस्ती, तो अंधेरी मुंबई याद रखो, महाराष्ट्र। मिज़ोरम में 1 है, डंपा, बहुत पूछा जाता है, डंपा कहाँ है? मिज़ोरम में। उड़ीसा के 2 हैं, सतकोशिया, सिमलीपाल। इतना कलरफुल, इतना वो मेहनत करके बनाया, मैं अपने नोट्स के लिए कभी नहीं बनाया, आप लोग के लिए बनाया, तो इसको ध्यान दीजिएगा। राजस्थान 4, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व 2013, रामगढ़ विषधारी टाइगर 2022, ये सेकेंड वो है, सेकेंड लास्ट 52वां टाइगर रिजर्व यही है, जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, विष को धारण करने वाला, राजस्थान, ठीक है। R फॉर राजस्थान, R फॉर रामगढ़, ठीक है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व, रणथंबोर किला राजस्थान में, सरिस्का राजस्थान, ठीक है। सरिस्का खूब पूछा जाता है, बेपना पूछा जाता है, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो भैया राजस्थान में, ठीक है। तमिलनाडु में 5 है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व,
नाम ही सजेस्ट कर रहा है। कलाकड़ मुदनथुरई नाम ही सजेस्ट कर रहा है तमिलनाडु में। ये देखो, ये तो यार मुदुमलाई, हाँ मुदुमलाई तमिलनाडु। सत्यामंगलम बहुत पूछा जाता है तमिलनाडु में। श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, 2021 में ही डिक्लेयर हुआ है ना तमिलनाडु का। ये आई थिंक 51वां है या 50वां है, एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, लास्ट के दो याद रखिए। रामगढ़ विषधारी 52वां है, इतना पता है। सिली विल्लीपुथूर मेघामलाई, ये तमिलनाडु में, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट मैं द फॉलोइंग पूछ सकता है, क्योंकि ये सब लेटेस्ट 2021 में ये हुआ है, और ये 2022 में हुआ है। देखिए ये रामगढ़ वाला। तेलंगाना के अमराबाद टाइगर रिजर्व, कवल टाइगर रिजर्व, कवल 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 तेलंगाना, केटी, ठीक है। तेलंगाना में ला, कवल, ठीक है। इस तरह से लिंक करके याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़िए। ओह सॉरी। अब देखिए, ये है आपके उत्तर प्रदेश। भैया ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अपने यहाँ 3 भी कह सकते हैं और 4 भी। 4 क्यों मैंने लिखा, क्योंकि जो अमनगढ़ बफर है ना, इसमें कोर एरिया नहीं है। ये बफर नाम ही रख दिया गया क्योंकि इसमें बफर एरिया तो है, कोर एरिया नहीं है। इसलिए NTCA ने इसको माना ही नहीं है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन, मतलब जो गवर्नमेंट की NTCA.gov.in है, उस वेबसाइट पे इसको टाइगर रिजर्व नहीं, नाम मेंशन है लेकिन इसको काउंट नहीं किया अलग से टाइगर रिजर्व, इसे बफर एरिया में रखा। तो 53 इसीलिए, वरना तो 54 हो जाते। तो 4 मैंने लिख दिया, ये 3 ही मान के चलिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं और 3 और 4 दोनों दिए जाते हैं, तो ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करेगा। वैसे NTCA के माने आयोग को जो मानना चाहिए वो 3 ही मानना चाहिए, क्योंकि NTCA से बड़ी तो कोई अथॉरिटी नहीं है। वही MOEFCC को रिपोर्ट करती है। तो अगर NTCA कह रही है कि इसको हम अलग टाइगर रिजर्व नहीं मान रहे हैं, इसको बस एक हिस्सा मान रहे हैं, तो इसे अलग काउंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप भी ना काउंट कीजिए, ना आयोग काउंट करे। तो उस हिसाब से 3 है, नहीं तो 4 भी, जो भी समझ लीजिए। अगर ऑप्शन ही 4 का जब देता है जैसे देता है कि 2, 4, 5, 6, तब तो 4 ही मारोगे, और दे देता है 2, 3, 4, 5, तो फिर 3 मारोगे। समझ रहे? तो इस हिसाब से चीज़ें डिसाइड होती हैं। दुधवा आप सभी को पता है 2007, पीलीभीत 2014। जो लेटेस्ट है वो मैं बार बार बोल रहा था, लेटेस्ट भैया सब यूपी में क्यों हो रहा है, सब यूपी में हो रहा है। देख रहे हो यूपी वालों, तुम लोगों की किस्मत देखो, 2 क्वेश्चन हमें लग रहा है यहीं से मिलेंगे। लेटेस्ट एलिफेंट रिजर्व की बात करो तो तेराई एरिया वाला, वो भी यूपी में है, 33वां। लेटेस्ट टाइगर रिजर्व की बात करो तो 53वां, वो रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में 2022 में डिक्लेयर किया गया, वो भी उत्तर प्रदेश में। एरिया किसी का नहीं पूछा जाता। रानीपुर का थोड़ा बहुत याद कर लीजिए, 529.36, राउंड ऑफ में बात करें तो 529 या 530 इस तरह का स्क्वायर किलोमीटर। अमनगढ़ बफर जो है वो नॉट कोर एरिया, और अगर इसको अलग मानो तो 4, ठीक है। अब आप समझ गए कब 3 करना है, कब 4 करना है, 53 क्यों है, सारे रीज़न समझ गए आई हो, ठीक है। दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर लेटेस्ट है, अमनगढ़ बफर है, ठीक है। रानीपुर 2022 में लेटेस्ट है। उत्तर एलिफेंट रिजर्व जो 33वां है वो भी लेटेस्ट है, तराई एरिया वाला। और जो टाइगर रिजर्व है 33वां रानीपुर, वो भी लेटेस्ट है। दोनों एलिफेंट और टाइगर, हमारे ख्याल से दोनों लेटेस्ट में से एक क्वेश्चन फिक्स है आप लोगों का, लिख लीजिए कहीं भी। उत्तराखंड 2 है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, राजा जी यार समझ रहे हो, राजा गोपालाचारी जी के नाम पे, ठीक है। और कॉर्बेट तो पता ही है, हेली नेशनल पार्क जो पहला वाला था। वेस्ट बंगाल में 2 है, बुक्सा टाइगर रिजर्व, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, ठीक है, 2007। इसमें और कुछ याद नहीं है। बुक्सा बहुत पूछा जाता है कहाँ पे, तो वेस्ट बंगाल। सुंदरबन तो नाम ही सजेस्ट कर देते। अच्छा, एक फैक्ट जान लीजिए, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और या कह रहे तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व 2023 में इंडिया का है, लेकिन अभी भैया इसे NTCA ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो हम भी नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे। जब ये रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा, NTCA अपनी वेबसाइट पे इसको डाल देगी,
लिख देगी, मेंशन कर देगी, तब ये भारत का 54वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा। कहाँ पे? गुरु घासीदास आपने नेशनल पार्क नाम सुना ही है, छत्तीसगढ़ में है, तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी नहीं अपडेट हुआ NTCA वेबसाइट पे, 153 ही है। सब लिख दिया इसी स्लाइड में। ये ना कहो बाद में कि सर जी ने ये नहीं बताया, सब बता दिया। बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है पहला टाइगर रिजर्व है भारत का। पहला तो सभी चीज़ याद रखा करो। पहला एलिफेंट रिजर्व सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व जो झारखंड में है आपका। पहला टाइगर रिजर्व वो कर्नाटका का जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। कहाँ है बांदीपुर? बताया ना अभी आपको, कहाँ है दिखाइए। ये देखिए कर्नाटका का बांदीपुर बताया था वही। तो ये पहला टाइगर रिजर्व है आपका। पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है भारत का? बांदीपुर। BKKB जो भी कह के लिंक करके याद कर लो। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। नागार्जुन सागर श्री साईलाम टाइगर रिजर्व, ये चूंकि लार्जेस्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये पूछा जाए लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, नागार्जुन सागर श्री साईलाम टाइगर रिजर्व, भैया नाम ही लार्जेस्ट इतना लंबा चौड़ा है तो वो भी लंबा है। ठीक है, 3296 स्क्वायर किलोमीटर तो आंध्रा में है, 2611 स्क्वायर किलोमीटर तेलंगाना में। एरिया नहीं पूछेगा, बस ये है कि जो तेलंगाना में जो पार्ट पड़ता है इसका श्री साईलाम टाइगर रिजर्व का, नागार्जुन सागर श्री साईलाम टाइगर रिजर्व का, वो अमराबाद टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नामदफा टाइगर रिजर्व हाईएस्ट है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, ऊंचाई पे तो होगा, हाई एल्टीट्यूड पे तो होगा, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में यह हाईएस्ट है। इसका क्लाइमेट ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल से टेम्परेट, टेम्परेट से आर्कटिक, चारों रीजन में वेरी करता है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे तो हर तरह का क्लाइमेट। जैसे पूछ लिया जाए कि हर तरह का क्लाइमेट किस एक नेशनल पार्क या किस एक टाइगर रिजर्व में आपको मिल जाता है, तो नामदफा टाइगर रिजर्व जो हाईएस्ट भी है अरुणाचल प्रदेश में है और उसी में है। पेंच टाइगर रिजर्व 2 स्टेट में, 90% MP में, 10% महाराष्ट्र में, इसीलिए पेंच का नाम दोनों जगह आता है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका का। यहाँ एक पहल शुरू हुई कि जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट है ना, कर्नाटका आपको वैसे ही पता, बेंगलोर इलेक्ट्रॉनिक सिटी, तो हाई मतलब टेक्नोलॉजी में तो आगे रहता ही है बेंगलोर हमेशा। तो वो जो ड्रोन रोन की जो टेक्नोलॉजी भी लाई गई वो बांदीपुर कर्नाटका ही के टाइगर रिजर्व में। भाई टेक्नोलॉजिकली बड़ा एडवांस टाइप का है। बेंगलोर सिटी वही है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी वही है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, इस तरह से उसे याद करें, हिमालय के फुटहिल्स में लोकेटेड है, स्टेट ऑफ उत्तराखंड में। पहला टाइगर रिजर्व जो नोटिफाई किया गया प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। पहला टाइगर रिजर्व जो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत नोटिफाई किया है। देखिए एक तो टाइगर रिजर्व है भारत का पहला कौन सा है, तो वो बांदीपुर है 2007 में। ठीक है, 2007 ही है ना, देख लीजिए ये हुआ आपका 2007। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया। लेकिन प्रोजेक्ट अगर उसी में थोड़ा सा ट्विस्ट खेल दे एग्जामिनर कि कह दे भैया जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना उसके तहत पहला टाइगर रिजर्व कौन सा नोटिफाई किया गया, बस प्रोजेक्ट टाइगर शब्द आ जाए तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कर दीजिएगा। और प्रोजेक्ट टाइगर के बगैर टाइगर रिजर्व, पहला टाइगर रिजर्व पूछा जाए तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ये 2 फैक्ट है फर्स्ट टाइगर रिजर्व के लिए इंडिया में। फर्स्ट टाइगर रिजर्व इंडिया में बांदीपुर। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत पहला टाइगर रिजर्व जो नोटिफाई किया गया कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, रामगंगा, पलायन, सोना रिवर, ये सारी यहीं से पास होती हैं, सबको पता है। रामगंगा रिवर UPSC पूछ चुका है कॉर्बेट नेशनल पार्क से। पलायन और सोना रिवर भी यहाँ से, ये ट्रिब्यूटरी भी है इसकी। अब देखिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, ये जो फोर्स है जो मॉडल की गई है इंडियन रिजर्व बटालियन पे, इनका आर्म्ड डिप्लॉयमेंट किया जाता है इसमें। एंटी पोचिंग ऑपरेशन के लिए ये फंड की जाती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कुछ टाइगर रिजर्व के नाम ले रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है इनको याद करने की, बस जान लीजिए। टडोबा, अंधेरी, पेंच, मेलघाट, नवेगांव, नगजीरा, ये चारों महाराष्ट्र में हैं। ये चारों STPF
यहाँ काम कर रही हैं। सिमलीपाल, उड़ीसा के सिमलीपाल में, कर्नाटका के बांदीपुर जो पहला टाइगर रिजर्व है वहाँ भी स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स है। रणथंबोर राजस्थान वहाँ है, और आसाम के काजीरंगा में। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ एलिगेटर्स जानते हैं, वही मगरमच्छ वगैरह, मगरमच्छ की वैरायटी को किसी को एलिगेटर किसी को क्रोकोडाइल बोलते हैं, उनके कंजर्वेशन। सतकोशिया आप सभी जानते हैं, उड़ीसा में सतकोशिया, जॉर्ज नाम बढ़ा दिया, जॉर्ज से कंफ्यूज मत होइए, वही सतकोशिया है। सतकोशिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में, भीतरकनिका भी उड़ीसा में, नंदनकानन भी उड़ीसा में। नंदनकानन उड़ीसा, एनो नो नो एनो नो होता है ना, नंदनकानन उड़ीसा में। चंबल राजस्थान में। चंबल से कहीं कंफ्यूज हो के एमपी ना कर दीजिएगा, ये बहुत लोग गलती करते हैं। कितने लोग हमको बता चुके हैं चंबल एमपी का, चंबल भैया राजस्थान मार के आइएगा। चंबल वाइल्ड लाइफ से, जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है तो चंबल राजस्थान करके आएंगे। गुंडी आपको पता है तमिलनाडु में। ठीक है, अब तराई आर्क लैंडस्केप क्या है भैया? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने स्टार्ट किया था एक प्रोजेक्ट, क्या? टाइगर के कंजर्वेशन के लिए। कैसे? इंटर स्टेट और इंटरनेशनल रिलेशन वाइल्ड एनिमल्स के संबंध में बनाने के लिए, कि मतलब 2-3 स्टेट, 4-5 स्टेट, 2-3 कंट्री वंट्री मिल के एक एरिया तैयार करेंगे जहाँ पे टाइगर का फ्लरिशमेंट, टाइगर फले फूले और बढ़े, मतलब उनकी पॉपुलेशन। अंडर द फॉलोइंग वर्क एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा फॉरेस्ट ऑफ यूपी, उत्तराखंड, बिहार, नेपाल। देखो यूपी आ गया, यूपी का पड़ोसी उत्तराखंड आ गया, यूपी का पड़ोसी बिहार आ गया, एक वेस्ट हो गया एक ईस्ट हो गया, मतलब एक नॉर्थ में हो गया यूपी के, और एक ईस्ट साइड हो गया बिहार, नॉर्थ में उत्तराखंड हो गया, और इधर ही नॉर्थ में नेपाल भी हो गया। इन चारों ने मिलकर सोचा एक तराई आर्क लैंडस्केप बनाएंगे, तो तराई क्षेत्र भी है। लेकिन फॉर दिस प्लांटिंग ट्रीज ऑन द वैकेंट लैंड पे ट्रीज प्लांट करेंगे, फॉरेस्ट और डेवलपिंग ग्रास लैंड्स पे। टाइगर फ्रेंडली बनाने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज को भी कनेक्ट करेंगे। किस किस के? राजा जी नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये यूके के, दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर सेंचुरी, कतरनिया घाट, सुहेल देव, बलरामपुर, ये सोहागी बरवा महाराजगंज, और वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार। ये सब मिला के एक ग्रीन गैलेक्सी बनाई जाएगी। ये कम उम्मीद लगती कि इससे पूछा जाएगा, लेकिन पढ़ लीजिए। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी दोनों ने मिलकर एक इंटर स्टेट इंटरनेशनल। कौन कौन है? राजा जी नेशनल पार्क और कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये यूके के हो गए, उत्तराखंड के हो गए, यूके मतलब उत्तराखंड। दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर सेंचुरी, कतरनिया घाट, ये सब यूपी में, सोहेल देव बलरामपुर, सोहागी बरवा महाराजगंज में, और वाल्मीकि नेशनल पार्क जैसा कि पता है बिहार में। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता, ये तो भैया अभी आपने सुना ही होगा, मोदी जी के बर्थडे पे 8 चीते उन्होंने कूनो नेशनल पार्क में छोड़े, तो उसे देख ले। री इंट्रोडक्शन चीता का इंडिया में किया जा रहा है। आज़ादी के वक्त होते थे शायद उसी टाइम 1951 या कब लास्ट टाइम चीता इंडिया में देखा गया था, अब री इंट्रोड्यूस किया गया प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। 8 चीता जिसमें 5 मादा, 5 नर और 3 मादा, मतलब उल्टा बोल गया हिंदी में, तो 5 मेल और 3 फीमेल हैं। जो नामीबिया की कैपिटल है विंडहॉक, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाती है कि कैपिटल, इसमें शायद कम ही चांस है कि कैपिटल वगैरह पूछे क्योंकि एनवायरनमेंट का पेपर है, लेकिन अदर एग्जाम में पूछ सकता है ये, इस फैक्ट की वजह से ये कि नामीबिया की कैपिटल कौन है? विंडहॉक। ये ग्वालियर लाए गए एमपीए के, उसके बाद ग्वालियर में चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा फिर ये कूनो नेशनल पार्क तक ले जाए गए। ठीक है, पहले ग्वालियर लाए गए विंडहॉक से, नामीबिया की कैपिटल विंडहॉक से ग्वालियर लाए गए, ग्वालियर से फिर कूनो नेशनल पार्क, चिनूक हेलीकॉप्टर। ये चीता जो है इंटरनेशनल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो चीता कंजर्वेशन फंड है CCF, जिसका हेडक्वार्टर नामीबिया में, कहाँ? नामीबिया, इनको वहाँ से लाया गया, उन्होंने मतलब इनको प्रोवाइड किया। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है CCF जो है नामीबिया में, जिसका हेडक्वार्टर है, ये प्रिजर्व करने के काम करती है। PM मोदी जी ने अपने बर्थडे 17 सितंबर 2022 को 8 चीते कूनो नेशनल पार्क में वहाँ पे छोड़े। ठीक है, चलिए
अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर देख लेते हैं इसी के साथ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1972। प्रोजेक्ट आएगा 1973। देखिए इसी में कंफ्यूज है, इस पे फैक्ट बनता है, इस पे समझ लीजिए, इस पेज से ही एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। एक क्या, एक से ज़्यादा ही मिलेंगे, एक से कम तो नहीं मिलेगा इस पेज से, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज आप लोगों। नॉर्थ टू साउथ कुछ टाइगर रिजर्व को लो। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आपको पता है उत्तराखंड में। सरिस्का, ये थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गई है, सरिस्का, सरिस्का, सरिस्का राजस्थान में, सिमलीपाल उड़ीसा में, पेरियार केरल में। तो नॉर्थ टू साउथ आप लगा लेंगे। नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व इंडिया में 53 है। लास्ट जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व है जो कि चित्रकूट में है, 53वां। ये ntca.gov.in के मुताबिक है। नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018 की, जो कि 29 जुलाई 2019 को रिलीज़ की गई, उसके मुताबिक कितने हैं? 2967। ये खूब फैक्ट पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट बन रहा था जब ये रिपोर्ट आई थी। अब समझ लीजिए इस पेपर के लिए, फॉरेस्टर जैसे पेपर के लिए तो बहुत ही मोस्ट ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कितने हैं टाइगर भैया हिंदुस्तान में? लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ये 4 साल पे होता है। 18 में, हाँ 2967 लेटेस्ट अभी तक जो रिलीज हुई है गवर्नमेंट के द्वारा। 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व है जो कि यूपी के चित्रकूट में। 52वां आपको पहले ही बताया कि राजस्थान, आर फॉर राजस्थान के, आर फॉर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है जो कि 52वां है। तो 53 और 52 याद रखिए। बादलखोल तिमोर पिंगला एलिफेंट्स रिजर्व जो है BC, बी के बाद सी आता है, तो पहले बादलखोल, फिर उसके बाद किस स्टेट में, पहले वो आया, नाम आया, फिर स्टेट आया। तो पहले अल्फ़ाबेटिकल लेडर के हिसाब से बी आया, फिर अल्फ़ाबेटिकल लेडर के हिसाब से सी आया। तो बादलखोल कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ 7 सितंबर 1992 में झारखंड के सिंहभूम में। तराई एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी का जो है वो एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर हुआ। हमने अभी आपको बताया नहीं था कि जो 33वां एलिफेंट रिजर्व जो यूपी का मतलब इंडिया का डिक्लेयर हुआ है वो भी यूपी का है और टाइगर रिजर्व भी यूपी का है। तो तराई एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यूपी का वो अभी 33वां एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर हुआ। नीलम्बो एलिफेंट रिजर्व जो है वो कहाँ है? केरला। नीलम्बो, NK नीलम्बो। अब कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उनको जान लीजिए, उनसे क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल बनते हैं, इसलिए वन लाइन ऑफ फैक्ट में दिया है। मोकाम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका में है। डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड में। देखिए डलमा और डंपा, डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ है? हमने आपको बताया था, डंपा बहुत पूछा जाता है। डंपा मिजोरम, डंपा, पी आ गया तो मिजोरम। डंपा, डंपा में एम आ रहा है, इसमें भी एम आ रहा है, लेकिन उसमें पी आ रहा है, तो इसलिए मिजोरम, PM प्राइम मिनिस्टर ऐसे याद कर लीजिए, प्राइम मिनिस्टर। तो डंपा, ठीक है। ये डलमा है, डलमा झारखंड में, ठीक है। नयार, नयार तो आपको बताइए UPSC में भी पूछा गया पहले। नयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है केरला में है। कहाँ है? NK, नयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सरनेम भी कुछ लोग नयार वगैरह लगाते हैं उधर साइड के लोग। तो नयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला। कोटियागो, कोटियागो में O और गो लास्ट में, गो, कोटियागो में लास्ट में गो आ रहा है, तो गोवा, गोवा में कोटियागो, ठीक है। नयार केरला में, ठीक है। डंपा टाइगर, डंपा नेशनल पार्क आपका मिजोरम में, डंपा टाइगर रिजर्व। और ये डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो डल मा, डम पा, वो पा है और ये माँ है, तो लास्ट में समझ गए। तो ये आपका झारखंड में, जब पा आ जाएगा तो मिजोरम लास्ट में, ठीक है। और मुकम्बिका कर्नाटक, MK, ठीक है। चलिए, आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन। ये थोड़ा सा लंबी हो गई, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसे ज़रूर देख के जाइएगा। ऑल द बेस्ट। और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाले हैं फॉरेस्टर वाले, एक भी मिस ना करना, पूरा कंप्लीट सिलेबस बहुत लिमिटेड टाइम में देने वाला हूँ आप सभी को। और वेट एंड वॉच, सस्पेंस बना रहना चाहिए। और चलिए शेयर, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।